हमें टर्मिनोलॉजी पता ही नहीं होता, समटाइम्स तो हम भूल भी जाते हैं कि अरे यार ये टर्म्स था क्या, क्योंकि हमें उसकी मीनिंग नहीं समझ में आती है। तो यूपीएससी हैज गॉट अ ग्रेट हैबिट टू आस्क क्वेश्चंस ऑन दीस टॉपिक्स। ठीक है, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी फंडा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2025 लाइंड अप है और अगस्त में इसके एग्जाम होने हैं, और इस वक्त पे हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम सारे पीवाईक्यूज को एक बार गो थ्रू करें और देखें कि कैसे पैटर्न से यूपीएससी जनरल क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि हमें खासकर सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस, क्वेश्चंस के सारे टॉपिक्स को बेटर तरीके से समझना होगा, सो दैट आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसे हम इजीली प्रिडिक्ट करते हैं। क्योंकि यूपीएससी का अक्सर ये पैटर्न रहा है कि पुराने क्वेश्चन से उसने ऑप्शन से उठा के नए क्वेश्चंस बना दिए हैं या ऑप्शन से उठा के डिफरेंट ऑप्शंस को यूज कर लिया है। तो हमें वो एलिमिनेशन में भी काम करेगा और उससे बेटर नॉलेज प्राप्त करने में भी काम करेगा। उसके लिए सबसे खास बात हो जाती है कि सारे पीवाईक्यूज को पढ़िए, उनके बेसिक्स को समझिए और उस पे उन सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करके और सारे क्वेश्चंस आप उस पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टडी फंडा है वो आपके लिए कैसे इन सारी चीजों को आसान बनाएगा। तो स्टडी फंडा आप लोगों के लिए लेके आया है एक सीरीज जिसमें सारे पीवाईक्यूज पे हम बात करेंगे, सारे पीवाईज पे हम फोकस करेंगे और सारे पीवाईक्यूज को एक अच्छे तरीके से डील करेंगे, सो दैट आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाए जिसमें आपकी बेसिक्स स्ट्रांग हो जाए पीवाईक्यूज के नजरिए से और पीवाईक्यूज के सारे ऑप्शंस बेटर तरीके से हम समझ पाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस लेक्चर का फ्लो कैसा होगा। इस लेक्चर में हमने क्या किया है कि जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन्हें हमने 6-7 कैटेगरीज में डिफाइन किया है, उन्हें अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है और उसके बेसिस पे हम आपको उसके थोड़े बेसिक्स समझा देंगे। उसके अलावा आए हुए सारे क्वेश्चंस को हम बता देंगे। तो डिफरेंट जो टॉपिक्स है वो इस तरीके से होंगे इस लेक्चर में। जैसे बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी पे हम बात करेंगे, सारे कन्वेंशंस पे बात करेंगे, सारे बायोस्फीयर रिजर्व से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पे बात करेंगे, कुछ जो एक्ट्स पे क्वेश्चन आ चुका है अब तक सीएपीएफ में, या फिर जो हमारे कन्वेंशंस हैं उन पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगराइजेशन के साथ आइए इस लेक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक्स भी समझाऊंगा। इसके अंदर कि इकोलॉजी की क्या क्या बेसिक्स अब तक पूछी गई हैं, और उसके अलावा इस पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे निश पे क्वेश्चन आ चुका है, ऑर्टिकोलॉजी पे क्वेश्चन आ चुका है, तो वो भी क्वेश्चंस हम देखेंगे और आपके सामने मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे हमने उस कंटेंट को पढ़ने के बाद बहुत ही आसानी से उस चीज को सॉल्व कर लिया, सो दैट आपकी ये जर्नी काफी आसान हो जाए हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, आइए देखते हैं बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। अब ये क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा चुके हैं। देखिए, इकोलॉजिकल निश पे क्वेश्चन आ गया है, उसके बाद फूड चेन पे क्वेश्चन आ चुका है, फ्रियाटोफाइट्स पे क्वेश्चन आ चुका है, उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स और सिंगल स्पीसीज के स्टडी को क्या बोलते हैं उस पे क्वेश्चन आ चुकी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चन आई है सीएपीएफ 27 में। तो इस तरीके से ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आइए शुरू करते हैं, कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं इस पे, फिर इन सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे सो दैट हमारी कंप्लीट कवरेज हो बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी की। बस एक मिनट सीपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हो, परिश्रम बैच है स्टडी फंडा का। स्टडी फंडा एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, जाकर के वहां से आप परचेज कर सकते हो। इस बैच में आपको पेपर 1 पेपर 2 के प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जहां से आप अपने पेस के हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। साथ में पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे हम लोग आपको डेली टारगेट्स दे रहे हैं कि आप इस दिन ये चीज करिए, इस दिन ये चीज करिए, जो कि परिश्रम बैच के हिसाब से ही चीजें चल रही है। तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। बाकी डेली जो अपने टारगेट्स आपको मिल रहे हैं उनको कंप्लीट करिए। इस बार आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मेहनत करते रहिए, समय बहुत कम है, मेहनत करेंगे, सिलेक्शन पक्का। चलो अब पीवाईक्यूज अपने देखते रहो। ठीक है, आइए देखते हैं अब इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन है विद इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, विद इट्स बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। अगर मान लीजिए कि हम इस जगह पे रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, हमारे साथ जंगली जानवर या फिर पालतू जानवर, कुत्ते बिल्ली, ये सारे लोग भी रहते हैं ना, ये सारी चीजें भी रहती हैं, खासकर पेड़ पौधे भी रहते हैं कुछ। ये तो बायोटिक फैक्टर्स हो गए, जैसे डिकम्पोजर्स हो गए, अर्थवर्म्स और छोटे छोटे माइक्रोब्स, ये भी हमारे बायोटिक फैक्टर्स में काउंट होते हैं। बट कुछ एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे रॉक्स हो गया, जैसे बिल्डिंग्स हो गए, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। या फिर टेम्परेचर हो गया, या फिर प्रेशर हो गया जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करता है, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स है। कैसे ये हमें हमारे जीवन को अफेक्ट करते हैं और कैसे एक कंप्लीट समावेशी तरीके से, एक कंप्लीट पैकेज की तरह हम अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उस चीज को, उस इंटरेक्शन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। हमारी वो कंप्लीट एक ऐसी सिस्टम होती है जहां पे सारे जो ऑर्गेनिज्म है,
अलॉन्ग विद द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इकोसिस्टम का डेफिनेशन हो गया। अब देखिए एग्जांपल क्या है, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम। वहां पे क्या होगा कि एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर जंगली जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत ही वाइल्ड स्पीसीज हैं। सो वो सारी चीजें एक दूसरे में इंटरेक्ट करेंगे तो वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। सिमिलरली ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट्स, पॉन्ड्स, ओशंस, ठीक है। ओशन में भी तो इकोसिस्टम अपना होगा ना। आई मीन जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे जो ओशन के बेस में मतलब ग्रो करते हैं, देन जू प्लैंक्टॉन्स होंगे, छोटे फिशेस होंगे, बड़े वेल्स होंगे, शार्क्स होंगे। फिर उसके बाद जो वहाँ के एबायोटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर ऑफ ओशन हो सकता है, या फिर जो बायोटिक अदर एबायोटिक फैक्टर्स लाइक सैलिनिटी हो जाएगी, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, या फिर जो पोल्यूशन है, या फिर कार्बन कंसंट्रेशन हो सकता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो सकता है। तो ये सारी चीज वहाँ की एबायोटिक फैक्टर्स में भी काउंट होती हैं, ठीक है। तो ये एक ओशन इकोसिस्टम का मैंने आपको एग्जांपल समझाया। अब देखिए जो कंपोनेंट्स क्या क्या है, मैंने अब तब से मैं आपसे ये बात कर ही रहा हूँ। प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स, कंज्यूमर्स यानी एनिमल्स, डिकम्पोजर्स यानी फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे अर्थवॉर्म भी एक तरीके का डिकम्पोजर है क्योंकि वो वर्मी कंपोस्ट बनाता है जनरली मिट्टी को, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो आप याद रखें कि अर्थवॉर्म जो है बिकॉज ऑफ इट्स एक apparatus in his digestive system called टिफ्लोसोल, वो आपको बना के देता है, रिगर्जिटेट करता है सॉइल को पहले अपने बॉडी में अंदर रख के, और उसे ऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट करके और हमारे फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो एक अर्थवॉर्म भी यहाँ पे डिकम्पोजर के केस में आ सकता है, और वो एक फैसिलिटेटर है, एक कंप्लीट करता है चेन को और मिनरल साइकिल को किसी सॉइल में। दैट्स वाई वो भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है एज अ बायोटिक फैक्टर, ओके। फिर प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या है? अब देखिए कोई भी सिस्टम होगी ना, इट प्रोड्यूसेस समथिंग, इट गिव्स यू समथिंग, वो आपको कुछ ना कुछ देता है। तो जब भी कोई चीज आपको देगी ना तो उसकी एक रेट होगी। आई मीन वो आपको एक बायोमास प्रोड्यूस करके दे रहा है, या एक एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है, या आपको बेटर तरीके से कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स दे रहा है, आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो उसकी एक रेट होगी आपको वो चीज प्रदान करने की, वो चीज आपको गिव आउट करने की। तो जिस रेट पे इकोसिस्टम गिव्स अस सर्विसेज और इट प्रोड्यूसेस बायोमास, आई मीन सर्विसेज देना या फिर बायोमास प्रोड्यूस करना, दोनों इज ऑलमोस्ट सेम थिंग मोटा मोटी तौर पे अगर हम देखें तो जो ये बायोमास हमें देता है, द रेट एट विच द बायोमास इज फॉर्म्ड इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, ओके। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन वही है, द रेट एट विच प्रोड्यूसर सिंथेसाइज बायोमास। जैसे देखिए प्लांट क्या करता है, प्लांट करेगा फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा और ये बनाएगा फूड खुद के लिए, जिसे हम भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो फूड बनने का या फिर बायोमास बनने का जो रेट है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, ओके। अब प्रोडक्टिविटी क्या है, देखिए दो टर्म्स आ जाते हैं, ग्रॉस और नेट, ठीक है। ग्रॉस और नेट। अब जो भी चीजें बनी वो कंप्लीटली, अगर जो बनी है, मान लीजिए कि प्लांट ने 100 केजी बायोमास प्रोड्यूस करी, इस एग्जांपल समझते हैं। प्लांट ने 100 केजी बायोमास प्रोड्यूस करी, इसमें से 10 केजी ऑफ बायोमास अगर प्लांट ने खुद यूज कर लिया तो व्हाट वी गॉट 90 केजीज ऑफ बायोमास, ठीक है। तो अब ये जो 100 केजी प्लांट ने प्रोड्यूस करी थी ना बायोमास, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस, दैट इज कंप्लीट प्रोडक्शन। द कंप्लीट प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड ग्रॉस प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स, और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वो प्राइमरी है, वो प्रोड्यूसर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो ग्रॉस यानी टोटल, उसके अलावा उसने जो खुद के लिए यूज किया, खुद के लिए क्या यूज करेगा, प्लांट वुड बर्न दैट। आई मीन एक रेस्पिरेटरी लॉस होती है प्लांट की, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को खुद के लिए कंजम्पशन के लिए यूज करता है। जैसे अगर देखिए जो भी फूड प्लांट बनाता है ना, दैट इज यूज बाय प्लांट्स ऑल्सो। जैसे उसकी खुद की ग्लूकोज उसके ग्रोथ में यूज हो रही है, उसके टहनियाँ बढ़ रही हैं, या फिर उसके रूट्स और ज़्यादा इन्विगोरेट कर रहे हैं इनटू द अर्थ। तो ये सारी चीज़ें अगर वो ग्लूकोज यूज कर रहा है खुद के लिए भी, तो दिस रेस्पिरेटरी लॉसेस कुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस। अगर ग्रॉस से उसे हटाई जाएगी तो हमारे पास नेट मिलेगी। जैसे होता है ना कि अगर हमें ग्रॉस सैलरी क्या है, हमारा ग्रॉस सैलरी है कि हमें 1 लाख रुपए महीने मिल रहा है या 5 लाख रुपए महीने मिल रहा है, ठीक है। तो जब ग्रॉस सैलरी इतनी हमारी है, उसमें से जो हमने खर्च किया, आई मीन जो हमने डायरेक्टली खर्च किया, वो तो हमारी खुद की डिस्पोजेबल इनकम से जाएगी, पर जो इनकम टैक्स कट गया, या जो भी आपको आपने कोई लोन लिया था और टैक्स डिडक्शन एट आई मीन जब जैसे ही पे आउट हुआ वैसे ही किसी ने टैक्स डिडक्ट किया आपसे, जो आईटी टैक्स लग गई आपकी,
तो वो टैक्स हटा के जो हमारे पास पैसे मिले, दैट इज द नेट सैलरी। आई मीन हम ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी का कंसेप्ट जैसे है, वैसे ही ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट होता है। आई मीन जो भी चीजें आपके पास आई, उसमें से आपने वो चीजें हटा दी जो टैक्सेस गए या जो आपकी रेस्पिरेटरी लॉसेस थी, उसे हटा के हमें नेट मिल गया। ठीक है। सिमिलरली सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, अब अगर आप देखेंगे तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? प्लांट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, मैंने आपको बताया प्लांट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, लेकिन सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कौन है? जिन्होंने डायरेक्टली प्लांट को खाया। जैसे प्लांट को खाने वाले लोग कौन है? ग्रास हॉपर्स, ग्रासेस खाता है, ठीक है। या फिर हम लोग खुद, हम लोग भी तो प्लांट खाते हैं ना, प्लांट के डिफरेंट फॉर्म्स में खाते हैं, फ्रूट्स के फॉर्म में खाते हैं उसे, ठीक है। तो जो हमने बायोमास प्रोड्यूस किया, अब देखिए बहुत सारे ऐसे जो एनिमल्स हैं उन्हें हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो जनरली क्या हुआ कि अगर वो लोग खाएं और वो लोग मोटे ताजे हुए, आई मीन उन्होंने एक अपनी बॉडी में ग्रोथ देखा, आई मीन छोटे से एक चूजा जब बड़ा सा चिकन बन जाता है तो हम उसे कट करके खाते हैं। सो ये चीज उसकी बायोमास बढ़ी ना, छोटा एक अंडा ग्रेजुअली बड़े होकर एक चिकन बनता है, सो उसकी बायोमास बढ़ी आफ्टर ईटिंग सम ऑफ द सीरियल्स। क्योंकि अगर हम बॉयलर चिकन्स की बात करेंगे तो वो लोग भी कुछ सीरियल्स खाते हैं जो कि अल्टीमेटली प्लांट से सोर्स्ड है, जैसे वो दलहन खाएंगे या तिलहन खाएंगे। तो ये जो दोबारा उनके खाने के बाद जो प्रोडक्टिविटी वो अपने फ्लैश में या ये सारी चीजों में कर रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी देख लिया, अब और आगे देखते हैं डिकम्पोजिशन। अब हमने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो देख ली, लेकिन अब डिकम्पोजिशन भी तो होगा, लोग मरेंगे भी ना, आई मीन प्लांट मरेगा, ह्यूमंस मरेंगे, एनिमल्स मरेंगे, तो ये जाएंगे कहां? देयर हैज टू बी समथिंग जो इस साइकिल को कंप्लीट करे। जैसे देखिए ये आया प्लांट, ठीक है, प्लांट्स आए, प्लांट से हमने खाया और प्लांट को, और हम लोग एनिमल्स, अगर हम हैं एनिमल्स, ठीक है। अब हमारा जब डेथ होगा या फिर प्लांट्स का भी डेथ होगा, ठीक है, तो अब ऐसा आपको लग रहा है ना कि इतने सारे मिनरल्स, हमारी बॉडी मिनरल्स से बनी हुई है, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में मिनरल्स के तौर पे हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स है, एनर्जी है, प्रोटीन है, फ्लैश अल्टीमेटली प्रोटीन का प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें अगर डेथ होने के बाद ये अगर कन्वर्ट ना हो तो दिस वुड बी लॉस्ट, ये कंप्लीटली एक तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि नेचर हैज मेड अ सिस्टम कि अगर आप लोगों का डेथ होता है ना, तो ये चीज कैसे लौटेगी वापस? ये चीज लौटेगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। अब देखिए प्लांट्स का डेथ हुआ, एनिमल्स का डेथ हुआ, तो एक चेन बनना चाहिए सो दैट एक साइकिल कंप्लीट हो। तो क्या हुआ कि प्लांट मर गए, एनिमल मर गए, और उनके सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी यहां पे अगर आप देखें तो कार्ब, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें होंगी ना, आई मीन प्लांट्स के पास और एनिमल्स के पास, तो ये अब मिट्टी में मिले इनटू द सॉइल। अब इस सॉइल से वापस वो इस चेन में आया और वापस दूसरे प्लांट्स ने उसे टेकअप कर लिया, और फिर वो प्लांट्स को हमने खाया, एंड दिस कंप्लीट्स द साइकिल। जैसा होता है ना कि एक साइकिल के तौर पे नेचर में सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो अब इस डिकम्पोजिशन के कुछ कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, वो हमें देखना है। ठीक है, डिकम्पोजिशन के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिसे हम देखेंगे, आइए पढ़ते हैं उनके बारे में। सबसे पहला स्टेप है फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, होगा क्या कि अगर इतनी बड़ी कोई फ्लैश की पीस है, फ्लैश की पीस या फिर कोई एनिमल ही मान लीजिए कि कोई जानवर है जो मर गया है, ठीक है, तो उसकी पहले बॉडी आफ्टर फॉलिंग ऑन टू द सॉइल वो फ्रैगमेंट में कन्वर्ट होगी, वो धीरे धीरे टूटेगी इन डिफरेंट स्मॉल फ्रैगमेंट्स। ठीक है, वो फ्रैगमेंटेशन में जाएगा। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन होगा, छोटे छोटे बिट्स में वो टूटेगी। ठीक है, देन क्या होगा कि वो फ्रैगमेंटेशन में वो लीच करेगी, अब वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के वो इनटू द सॉइल जाएगी, वो सॉइल में दबने लगेगी, छुपने लगेगी। ठीक है, कैटाबॉलिज्म इज अ जनरल प्रोसेस जिसमें किसी भी प्रोसेस में अगर कोई चीज टूटती है ना, ब्रेकिंग डाउन, किसी भी प्रोसेस का ब्रेकडाउन हो, किसी भी चीज का ब्रेकडाउन हो, तो उसे हम कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो
फ्रेगमेंटेशन होगी ना, छोटे छोटे बिट्स में टूटना, देन लीच करना यानी सॉइल में ढकना या सॉइल में छिप जाना, उसके बाद ना क्या होती है कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं छोटे छोटे बिट्स में, और भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में टूटना चालू हो जाएगा। ठीक है, जब वो टूटने लगेंगे ना, फिर हमारे पास आ जाएगी ह्यूमिफिकेशन। अब दिस सॉइल जहां पे कैटाबॉलिक रिएक्शन चल रही थी, कैटाबॉलिक रिएक्शन चल रही थी, ये along with soil प्लस ऑर्गेनिक मैटर, ये पूरे सिस्टम को हम कहेंगे ह्यूमस। ठीक है, ये ह्यूमस कहलाएगा, और ये फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस ही प्रोसेस है ह्यूमिफिकेशन का। ठीक है, तो अब जो हमने देखा कि ये जो ऑर्गेनिक चीजें या इनऑर्गेनिक चीजें जो एक एनिमल में थी, वो पहले टूटती हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, देन लीचिंग होती है यानी वो सॉइल में ढकती हैं, फिर कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, छोटे छोटे और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में टूटता है, देन हमारे पास सॉइल में वो मिल जाती हैं। जब वो मिल जाती हैं दैट इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, अब ये ह्यूमिफिकेशन के बाद क्या है हमारे पास, लास्ट प्रोसेस है मिनरलाइजेशन। अब ये जो ह्यूमस है ना, इससे सारे मिनरल्स एकदम एलिमेंट्री लेवल पे, छोटे छोटे एलिमेंट्स या कंपाउंड के लेवल पे टूटेंगे और सॉइल के अल्टीमेट पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, एंड दिस पार्ट वुड अगेन बी टेकन अप बाय प्लांट, और वो फिर एक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आगे देखते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो, अब देखिए यहां पे क्या है, मान लीजिए इमेजिन कीजिए कुछ ग्रासेस है फॉरगिव माय ड्राइंग, बहुत ज्यादा गंदी है। ग्रासेस, इसे ग्रास हॉपर्स खा लिए। ठीक है, ग्रास हॉपर्स को कोई फ्रॉग खा गया, फ्रॉग को स्नेक खा गया। ठीक है, दिस इज अ सिंपल बेसिक फूड चेन। ठीक है, हमने फूड चेन पढ़ा है, वो आगे मैं आपको और भी समझाऊंगा, बट बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं एनर्जी फ्लो का। तो क्या होता है कि मान लीजिए जो भी ग्रास के पास जो एनर्जी थी ना, अभी ग्रास के पास एनर्जी कहां से आई, ये हमारे सूर्य देवता। ठीक है, इन्होंने अपने रोशनी से यहां पे दी और ये फोटोसिंथेसिस करके अपना एनर्जी बनाया। तो इससे इस पे 3 लेवल्स हैं। हर एक लेवल पे ना केवल 10% ऑफ एनर्जी जाती है। आई मीन अगर यहां पे 10,000 मतलब 1000 किलो जूल एनर्जी होगी ग्रासेस के पास, तो यहां पे 100 किलो जूल जाएगा, 100 किलो जूल यहां पे 10 किलो जूल जाएगा, यहां पे 1 किलो जूल जाएगा। अब ये पूछेंगे आप क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है वो जिस भी ऑर्गेनिज्म में जाती है वहां पे अच्छी खासी लॉस होती है उस एनर्जी की। क्यों? क्योंकि उसकी एक नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस है। जैसे हम सुबह उठते हैं, जो हमारा डेली काम है वो हम करते हैं, फिर हमारा खाने पीने का काम होता है, हमारा बहुत सारे जो डेली वर्क्स होते हैं, हमारा पढ़ना है, हमारा लिखना है। जैसे हमें स्टूडेंट्स हैं तो हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो हम पढ़ते हैं, पढ़ते समय हमारे दिमाग से बहुत सारी चीज़ें वेपोराइज हो रही होती हैं और अच्छी खासी एनर्जी की लॉस होती है। देन वी हैव रात को सोते हैं, तो इवन सोते वक्त भी हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स एक्टिव रहते हैं, हार्ट इज पंपिंग, हमारे जो आई के रैपिड आई मूवमेंट्स होते रहते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं कंटिन्यूअसली, तो हमारा एनर्जी कहीं ना कहीं जा रहा है। सो दिस मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंज्यूम लॉट ऑफ एनर्जी। तो हर एक लेवल पे जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल्स बढ़ते जाते हैं, ये क्या है, एक ट्रॉपिक लेवल्स ही तो है, ग्रास, फिर ग्रास हॉपर्स, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक। तो ये जैसे ही एक एक लेवल पे ट्रॉपिक लेवल पे चीजें बढ़ती जाएंगी ना, वहां पे एनर्जी का लॉस होता जाएगा। यानी 90% ऑफ एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ दैट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, यानी ग्रास ने अगर 1000 किलो जूल एनर्जी टैप करी है बाई प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, तो नेक्स्ट लेवल पे जब ग्रास हॉपर उसे खाता है तो वो केवल 10% ऑफ एनर्जी पास आउट करता है। ठीक है, वैसे सिमिलरली आगे जाएंगे 10% और कम होते जाए, 10% ही पहुंचेगा। सो दिस लॉ वाज गिवन बाय लिंडमान एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज लिंडमान्स लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फूड चेन। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि ग्रास से, अगर ग्रास है भाई, ग्रास के बाद हमारे पास ग्रास हॉपर्स हैं, उसके बाद क्या है हमारे पास, फ्रॉग है, फिर स्नेक है। अब मैं आपको एक और तरीके का मतलब फूड चेन समझाता हूं। देखिए बस 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
सीपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हो, परिश्रम बैच है स्टडी फंडा का, स्टडी फंडा एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, जाकर के वहां से आप परचेज कर सकते हो। इस बैच में आपको पेपर 1, पेपर 2 के प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जहां से आप अपने पेस के हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। साथ में पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे हम लोग आपको डेली टारगेट्स दे रहे हैं कि आप इस दिन ये चीज करिए, इस दिन ये चीज करिए, जो कि परिश्रम बैच के हिसाब से ही चीजें चल रही है। तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। बाकी डेली जो अपने टारगेट्स आपको मिल रहे हैं उनको कंप्लीट करिए। इस बार आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मेहनत करते रहिए, समय बहुत कम है, मेहनत करेंगे, सिलेक्शन पक्का। चलो अब पीवाईक्यूज अपने देखते रहो। यहाँ पे क्या है, डेड मैटर है, डेड मैटर है, ठीक है। यहाँ पे छोटे माइक्रोब समझ लीजिए, ठीक है। या फिर और माइक्रोब्स आए, माइक्रोब्स को खाने वाले जो एमीबाज आ गए, उन्हें खाने वाले यूग्लेना आ गया या पैरामीशियम आ गया, ठीक है। वो जिस प्लांट में था उसे किसी और ने खा लिया। तो ये क्या है, ये प्रोसेस डेड मैटर से चालू हो रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस ग्रास से चालू हो रहा है। तो जो ग्रास से चीजें चालू हो रही है ना, उसे ग्रेजिंग फूड चेन कहेंगे। जो डेट्राइटस से चालू हो रही हैं, डेट्राइटस क्या है, डेट्राइटस है दिस ऑर्गेनिक डेड मैटर, ठीक है। अगर डेट्राइटस से चीजें चालू हो रही हैं तो वो हम कहते हैं, उसे डीएफसी बोलते हैं, दैट इज डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। और क्या है कि जो वर्ल्ड है ना, या फिर जो नेचर है, उसमें ऐसा प्लेन सिस्टम तो नहीं है ना कि ग्रास को केवल ग्रास हॉपर ही खाएगा, ग्रास हॉपर को केवल फ्रॉग ही खाएगा। हो सकता है कि इंसानों को मन किया उसने टिड्डे खा लिए, ठीक है। तो अगर वो टिड्डे खा ले तो वो उसने कॉम्प्लेक्स किया ना, उसने उस सिस्टम को कॉम्प्लेक्स किया। तो क्या होता है कि अब ग्रास हॉपर को किसी और ने खा लिया, फ्रॉग को किसी और ने खा लिया। कुछ चाइना वगैरह में लोग मेढक भी खाते हैं, लोग ऑक्टोपस भी खाते हैं, या स्नेक भी खाते हैं। स्नेक को इंसान, स्नेक आई मीन एनाकोंडा जो है इंसान को मार सकता है, और फिर स्नेक को इंसान खा जाते हैं। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जब एक नेटवर्क, जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनेगी ना सारी चीजों की, जिसमें मोर स्टेबिलिटी कैसे आएगी, क्योंकि एक को खाने वाले एक इंसान केवल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो एक इंटरकनेक्शन डेवलप करेंगे। और साथ ही साथ ऐसा होगा कि किसी की भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, वो एक चेक में रहेगी, ठीक है। तो जब वो चेक में रहेगी तो जो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी है वो अच्छी खासी रहेगी, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होंगे, पॉपुलेशन बेटर होगा। तो जैसे हम कहते हैं ना कि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ऑलमोस्ट 8 बिलियन। तो ये क्या करता है कि इससे जो रिसोर्सेज क्रंच होने लगती है, जैसे पानी की कमी हो रही है, हमें डिफरेंट मिनरल्स की भी थोड़ी इशूज़ आ रहे हैं, या फिर कंटैमिनेशन या पोल्यूशन की इशू हो रही है। तो अगर इस चीज़ से हमें बचना है तो एक सिस्टम में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने फूड वेब का सिस्टम बनाया, ना कि प्लेन फूड चेन का, ठीक है। फूड वेब में क्या है कि एक इंसान की जो एक ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है, इट कुड बी कंट्रोल्ड बाय लॉट मेनी ऑर्गेनिज्म, और उस कारण से जो उनकी पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी चेक में रहती है और स्टेबिलिटी आती है इकोसिस्टम में। दैट्स व्हाई फूड वेब इज द रियल नेचुरल फेनोमेना। फूड चेन तो हम उसे सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं, यानी भगवान ने फूड वेब ही बनाया था, पर उसे समझने के लिए हमने उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा, दैट इज कॉल्ड फूड चेन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है? जब किसी भी ट्रॉपिक लेवल, हम देखा ना, ये सब क्या है, ट्रॉपिक लेवल्स है। ट्रॉपिक लेवल क्या है? जहां पे वो लेवल जिसपे फूड की ईटिंग और बीइंग ईटन को शो किया जाता है, मतलब जो इंसान खा रहा है और जो जिसको खाया जा रहा है, उस लेवल को शो करने के लिए हमने ट्रॉपिक नाम दिया है, ठीक है। तो ट्रोफोज मतलब टू ईट ही होता है, ठीक है, लैटिन टर्म है। तो ट्रॉपिक लेवल को अगर हम अरेंज करें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में तो एक पिरामिड बनेगा, ठीक है। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड की शेप क्या होती है, एंड मैं इसे क्लियर कर देता हूं। देखिए पिरामिड क्या होता है, पिरामिड का शेप हमें सबको पता ही होगा कि पिरामिड जो है वो इस तरीके का कुछ शेप होता है, ठीक है। आई मीन इसके पीछे भी 3D अगर बनाना चाहे तो ऐसे बन जाएगा, जैसे पिरामिड ऑफ गीजा या पिरामिड ऑफ इजिप्ट देखे हुए हम, ठीक है। तो पिरामिड को क्या है कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स, ठीक है। 3 चीजें क्या है? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल्स को अगर मतलब डिफाइन किया जाए तो पिरामिड ऑफ नंबर से डिफाइन होगा। देखिए यहां पे क्या है कि अगर ट्री इकोसिस्टम है, ट्री इकोसिस्टम,
अगर देखते हैं ट्री इकोसिस्टम, तो आप ध्यान से देखिए ट्री इकोसिस्टम में क्या होता है कि यहां पे एक ट्री है, वन ट्री, ठीक है। यहां पे जो पिरामिड होगा ये उल्टा होगा, इसलिए इसको मैं आपको इस केस को अगेन समझाता हूं, बट पहले ज्यादा वाला समझते हैं, ठीक है। अगर ट्री इकोसिस्टम की जगह हमने लिया ओशन इकोसिस्टम, या फिर और एग्जांपल सिंप्लीफाई करने के लिए वही अपना एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर देखिए क्या है कि ग्रास की जो अगर ऐसे टहनियां देखें हम, आई मीन होल्ड ऑन, मैं इसे थोड़ा सा एडिट कर लेता हूं। देखिए जो ग्रास है हमारे पास वो तो न्यूमरस है, बहुत ज्यादा, इनका नंबर बहुत ज्यादा है ग्रास का। उसको खाने वाले ग्रास हॉपर्स ऑफ कोर्स कम होंगे, क्योंकि बहुत सारे ग्रासेस को ग्रास हॉपर खा रहे हैं तो उनका नंबर थोड़ा कम होगा। एक मतलब सैंपल साइज ले रहे हैं, अगर एक किसी खास एरिया में अगर हम देखें तो जितनी ग्रास है उससे कम होगा ग्रास हॉपर का साइज। और जितने ग्रास हॉपर्स हैं, अगर एक फ्रॉग का डाइट है 6-7 ग्रास हॉपर्स खाना दिन का, तो वो ग्रास हॉपर्स जितने ज्यादा होंगे उससे कम फ्रॉग होगा। और अगर एक स्नेक दिन भर में 3-4 फ्रॉग खा जाता है तो उसका नंबर और कम होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए नंबर ग्रास की ज्यादा है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे ग्रास हॉपर्स उनका नंबर और कम, फिर फ्रॉग का नंबर और कम, फिर स्नेक का नंबर सबसे ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आप देख रहे हैं ना, एक पिरामिड बन रहा है और ये अपराइट है, ये अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर है, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर है, ठीक है। अब सेम इसी चीज को, पिरामिड ऑफ नंबर को हम ट्री इकोसिस्टम में देखते हैं। देखिए क्या है कि ट्री का जो नंबर होगा ना, ट्री का जो नंबर है, ट्री एक है, इसके ऊपर चिड़िया कितने रहते हैं, आई मीन ट्री एक है, चिड़िया कितने ज्यादा रहते हैं, चिड़िया सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। चिड़िया और ज्यादा होगी, बर्ड्स हो गए। तो इस तरीके से ये उल्टा हो रहा है, आप देख रहे हैं। अब आई पिरामिड ऑफ बायोमास। अब इस बायोमास में क्या है, बायोमास मैंने आपको बताई थी, जो भी हमें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं, बायोलॉजिकल चीजें मिल रही है, जैसे प्लांट का एक बायोमास हो गया। अगर आपने ड्राई और वेट बायोमास आपने सुना होगा कि प्लांट अगर भीगे हुए हैं या फिर नेचुरल कंडीशन में उन्हें उठा के तौला गया तो वो उनका बायोमास हो गया। और अगर उनको ड्राई कर दिया गया, धूप में सुखाई गई, उसके मॉइस्चर हटा लिए गए, देन वो ड्राई बायोमास हो जाता है। जो भी वेट होता है ना, अल्टीमेटली अगर मोटा मोटी तौर पर समझे तो बहुत ज्यादा दिमाग ना खपाएं, तो बायोमास मीन्स द अमाउंट or the mass of that organic matter or that organic बीइंग। स्पेशली अगर इंसान की अगर हम मास देखें तो हमें पता चल जाए कि अगर हमें सुखा दिया जाए या फिर हमारे फ्लैश को निकाल के उसकी मॉइस्चर निकाल दिया जाए तो वो हमें ड्राई बायोमास हो जाएगी उस फ्लैश की, ठीक है। तो ये बायोमास की सीन है। अब सिमिलरली इसका नंबर देखेंगे तो क्या है कि ये भी अपराइट होती है जनरली, बट ऐसे और भी केसेस हो सकते हैं जो डाउनवर्ड्स भी हो सकते हैं, वो आप और भी एग्जांपल समझ लेंगे। यहाँ पे हम सीधे अब क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमने हमेशा देखा है कि जो 10% का लॉ है, केवल 10% ही नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे जाएगी, 10% ही नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे जाएगी। तो ये जो लॉ है ना, 10% का लॉस होना, ठीक है, 10% का जो लॉस होता है, ये लॉ इसको हमेशा कम करता है। तो इस तरीके से ये पिरामिड हमेशा अपराइट ही बनेगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है, अब मैंने आपको एक साइकिल समझाई थी ना इसके पहले कि किस तरीके से एक प्लांट से चला हुआ जो न्यूट्रिएंट है वो एनिमल में जाता है, एनिमल से चल के वो और आगे जाता है, और एनिमल मरते हैं, मरने के बाद एक डेट्राइटस फूड चेन होता है जो उसे कंप्लीट करता है डिकम्पोजर्स के थ्रू, और वापस से वो प्लांट उससे न्यूट्रिएंट्स को पिकअप कर लेते हैं। तो ये एक साइक्लिंग प्रोसेस है। तो ये इसी साइक्लिंग प्रोसेस को हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। क्योंकि अब देखिए ये बायो यानी ऑर्गेनिक मैटर, जियो यानी जो अर्थ के जो सॉयल हैं वो भी इन्वॉल्व है, केमिकल क्योंकि इसमें केमिकल इन्वॉल्व है, केमिकल जैसे सल्फर इन्वॉल्व है, फॉस्फोरस इन्वॉल्व है, और ये साइकिल, समझा। अगर ये तीन टर्म देखें, बायो क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर इन्वॉल्व है, जियो यानी अर्थ इन्वॉल्व है, केमिकल यानी क्योंकि वो खुद एक केमिकल्स हैं, और साइकिल्स यानी क्योंकि एक साइक्लिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो गैसियस साइकिल्स के एग्जांपल हो जाएंगे नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन इसके थ्रू घूम रहा है नाइट्रेट वगैरह के फॉर्म में तो वो नाइट्रोजन हो गया।
कार्बन घूम रहा है तो कार्बन साइकिल है, क्योंकि हम भी कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं। अगर हमारी बॉडी डिकम्पोज होती है और वो साइकिल में घूमती है, वो कार्बन साइकिल हो जाएगा। सिमिलरली सेडिमेंट्री साइकिल जिसमें फॉस्फोरस और सल्फर होता है, ये रॉक साइकिल के थ्रू काम करता है। कार्बन साइकिल जिसमें फोटोसिंथेसिस होगी, रेस्पिरेशन होगा, कंबशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, ये कुछ बेसिक प्रोसेसेस हैं। फिर नाइट्रोजन साइकिल है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमुलेशन, एमोनिफिकेशन और डिनाइट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, ये मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप कहीं भी, बहुत ही बेसिक्स हैं, आप इसे कहीं भी पढ़ सकते हो। हमारा मेजर फोकस इस पे यहाँ पे PYQs को समझना है, तो हम उस पर अब शिफ्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। अब बायोडाइवर्सिटी थोड़ा समझ लेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या है? जो वैरायटी है। अब हम एक बार निकलते हैं घर से बाहर, ठीक है, हम जब घर से बाहर निकलेंगे तो हम अपने आसपास देखते हैं, नीम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, तुलसी का पत्ता है, गाय है, भैंस है, बिल्ली है, इंसान है, हाथी है, घोड़े हैं। ये सारी चीजें क्या है? डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, इधर वो प्लांट हो, इधर वो एनिमल्स हो, तो ये जो वैरायटी का सम अप है ना, इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ये डाइवर्सिटी देती है हमारे कंट्री को, हमारे वर्ल्ड को, हमारे आंखों को एक अजीब तरीके का एस्थेटिक प्लेजर भी मिलता है डिफरेंट एनिमल्स को देखते हुए। एक कुत्ते की बहुत सारी वैरायटी है, हस्की है, लैब्राडोर है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। दिस डाइवर्सिटी इज इटसेल्फ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब 3 तरीके की लेवल्स हो सकती है बायोडाइवर्सिटी की। पहली, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन द स्पीसीज। अब देखिए, हमने देखा है कि जो व्हाइट टाइगर है, अगर आप देखेंगे तो व्हाइट टाइगर जो अक्सर इधर मध्य प्रदेश वगैरह के बच्चे होंगे वो जानते होंगे, व्हाइट टाइगर बहुत फेमस है उधर। और उसके बाद जो हमारा येलो स्ट्राइप्ड टाइगर्स होता है, येलो स्ट्राइप्ड टाइगर्स। तो अगर आप देखेंगे ना, ऐसे बहुत ही लेमन टर्म्स में समझते हैं क्या है जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या होता है कि ये अलग ब्रीड नहीं है, व्हाइट टाइगर और येलो टाइगर, वो अलग ब्रीड नहीं है, उसकी कोई अलग बायोलॉजिकल नेम नहीं है, दोनों टाइगर हैं, पर एक में थोड़ी सी जेनेटिक डाइवर्सिटी हुई, थोड़ी सी। अगर थोड़ी सी जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है तो उसकी जो येलो, जो उसकी कोट कलर है, कोट यानी जो उसकी फ्लैश की आउटर कलर है, जो कोट कलर है, जो उसकी कोट कलर है, वो येलो हो गई। बट एक ऐसा जेनेटिक डाइवर्सिटी हुआ, एक जीन में ऐसी चेंजेस आई, ऐसी म्यूटेशन हुई कि वो व्हाइट टाइगर हो गया, व्हाइट कलर हो गया। अब सिमिलरली देखो ना, सबसे फेमस एग्जांपल क्या है? ऋतिक रोशन की छठी उंगली, 6 फिंगर। सबके पास 5 है, उनके पास एक ऐसी जेनेटिक डाइवर्सिटी आ गई कि उनकी छठी उंगली भी आ गई। ठीक है, सो दिस कुड बी द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, कि जीन के बेसिस पे कुछ डाइवर्सिटी आई है। सेकंड, स्पीसीज की डाइवर्सिटी। अब मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, कुत्ते, बिल्ली, भैंस, नीम, बबूल, ये सारी चीजें क्या हैं? तो ये डिफरेंट स्पीसीज हैं किसी खास एरिया में, तो इस डाइवर्सिटी को हम कहेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब आप देखिए कि एक जगह हिमालय है, हिमालय है तो माउंटेन इकोसिस्टम। एक जगह इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन का ओशनिक इकोसिस्टम। थार डेजर्ट है, डेजर्ट इकोसिस्टम, वहाँ पे भी थॉर्नी बुश और जो ओएसिस हैं, ये सारे प्लांट्स हमें वहाँ पे मिल जाते हैं, तो वो भी इकोसिस्टम है। वहाँ पे भी हमें कैमल मिल जाता है, और जो डेजर्ट सफारी जिसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और खासकर एक एग्जांपल भी है इराई कैमल्स का, ठीक है, जो अक्सर यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, 3-4 बार पूछ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में से इंडिया भी एक है। लगभग 45,000 स्पीसीज हैं प्लांट्स के, और 91,000 स्पीसीज हैं एनिमल्स के। यानी अगर मोटा मोटी तौर पर रखें तो 50,000 प्लांट्स और 1 लाख एनिमल्स हैं हमारे कंट्री में, उनकी डाइवर्सिटी है। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा, हिमालय एंड सुंडालैंड, ये पार्ट ऑफ निकोबार आइलैंड है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? इकोसिस्टम सर्विसेज देता है, हमें ऑक्सीजन देता है, मेनली क्लाइमेट रेगुलेशन करता है, पॉलिनेशन करवाता है, वाटर की प्यूरिफिकेशन होती है, इकोनॉमिक वैल्यू और क्या हो सकती है? मेडिसिन, फूड, फ्यूल, फाइबर, एटसेट्रा। ठीक है, अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो हमारी आसपास देख रहे हैं, आप देखते हैं ना कि दिल्ली में स्पैरोज कम हो गए हैं। ठीक है, अब इसका एक मेजर रिजल्ट माना जाता है, रीजन माना जाता है कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं या इलेक्ट्रिक ओवरहेड वायर्स थे, जिनके कारण उनका बहुत डेथ हो रहा था।
ठीक है, क्योंकि बहुत डेंस है। अगर आप दिल्ली 6 जाएंगे, दिल्ली 6 जाएंगे तो आपको देखने मिलेगी कि आज भी ओवरहेड वायर्स इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि आप उसे हटा नहीं सकते। तो वहाँ पे जाके जनरली बहुत सारे गौरैयों की, स्पैरोज़ की डेथ हो जा रही थी। तो वो एक जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पे उनकी चेंज हुई, वहाँ पे उनकी स्पेसीज डाइवर्सिटी कम हुई दिल्ली की, क्योंकि स्पैरोज़ बहुत कम देखने को मिलते हैं अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो। खासकर यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में ही अब आपको स्पैरोज़ देखने को मिलती हैं, अदरवाइज ऐसे मतलब जो कोर मेट्रोपॉलिटन एरिया है दिल्ली की, वहाँ पे तो देखने को नहीं मिलते। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। काफी अच्छी एक निमोनिक है, हिप्पो। ठीक है, इसके थ्रू हम समझेंगे हिप्पो यानी हैबिटेट लॉस। अब कोई जो जानवर है वो किसी ट्री पे रहता है, ठीक है, वो किसी ट्री पे रहता है और हमने वो ट्री ही काट दी, तो व्हाट इज दैट, हमने उसकी हैबिटेट की लॉस करा दी। ठीक है, हैबिटेट खत्म हो गया या फिर फ्रैगमेंट हो गया। ठीक है, सेकेंडली इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज क्या होता है कि मान लीजिए कि एक खास एरिया है, यहां पे पहले से कोई क्रॉप ग्रो कर रहा है, यहां पे एक और कोई प्लांट या वीड आई, जैसे फेमस एग्जांपल क्या है, कैरेट ग्रास का। अब सारे जो प्लांट्स हैं उनका बाय नेचर दे आर यूजिंग अर्थ, दे आर यूजिंग द मिनरल्स एंड रिसोर्सेज फ्रॉम द सॉइल एंड दैट अल्टीमेटली फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो अब एक क्रॉप है वीट का, वहां पे कैरेट ग्रास भी आ जाता है। ठीक है, जब कैरेट ग्रास और वीट है तो एक ही जगह पे, एक ही एरिया पे दोनों compete कर रहे हैं, तो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द मेजर मल्टीप्लाइंग एबिलिटी ऑफ कैरेट ग्रास, जो खासकर जो वीट का प्लांट है ना, उसके पास रिसोर्सेस कम रहेंगे, यानी उसके पास मिनरल्स कम होंगे, जिस कारण से ये इन्वेसिव स्पीसीज का एक अटैक होगा वीट पे और वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उस एरिया में वीट के ग्रो करने के लिए दिक्कत आएगी। तो ग्रेजुअली ये भी एक कंट्रीब्यूटर होता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। फिर पॉल्यूशन, जैसे पॉल्यूशन क्या, आई मीन अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो इंडिया में अब नहीं आते हैं। ठीक है, भरतपुर में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे, आर्कटिक टर्न वगैरह, तो वो सारे बहुत कम हो गए, उनकी नंबर्स काफ़ी कम हो गई है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फिर क्या है, पॉपुलेशन, ह्यूमन, जैसे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, अगर आप देखें तो अक्सर हम ऐसे सोशल मीडिया वगैरह पे देखते हैं कि जनरली किसी गांव में हाथी घुस गए, आई मीन जनरली कर्नाटक या केरला एरिया में अगर हम देखें तो हाथी घुस गए, उन्होंने बहुत सारे जान और माल की हानि करी है, और पीपल जनरली वर्शिप एलिफेंट्स देयर, बट कुछ वीडियोस हमने ऐसे भी देखे जहाँ एलिफेंट्स को टॉर्चर किया गया और उन्हें भगाया गया वहाँ से। ठीक है, तो ये एक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, जिस कारण से उनकी बायोडाइवर्सिटी में कमी आ सकती है हमारे नेचर के। फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अब क्या है कि एग्जाम्पल अगेन एलिफेंट ले लेते हैं, बहुत सारे एलिफेंट को मारा जा रहा है फॉर देयर आइवरी टस्क्स। ठीक है, क्योंकि वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ आता है और उसके बहुत सारे स्पेशल डेकोरेटिव पर्पसेस होते हैं, एस्थेटिक पर्पसेस होते हैं, जिस कारण से बहुत सारे एलिफेंट्स को मारा गया है। इवन टाइगर नेल्स, जिसको क्लॉ बोलते हैं, और उनके लिए भी बहुत सारे टाइगर्स को मारा जाता था पहले ज़माने में। तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है उनका, और ओवर किलिंग हो सकती है। ऑल्सो अगर प्लांट्स को देखें तो बहुत सारे अगर रेयर स्पीसीज़ हैं, रेयर प्लांट्स हैं हिमालय में, और वहाँ से हम लेके आए उसे और बहुत ही मिसमैनेज तौर पे ख़त्म कर दें, तो वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का एक एग्जांपल हो सकता है। फिर एक्सटिंक्शन, अगर ख़त्म हो जाए तो उन्हें एक्सटिंक्ट कहते हैं, जैसे डोडो एक्सटिंक्ट हो गया है, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए हैं हमारे वर्ल्ड से। ठीक है, अभी 6th मास एक्सटिंक्शन अंडरगोइंग है ड्यू टू ह्यूमन और एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अगर जो भी ह्यूमन की जो एक्शन होती है उसे हम एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे कैसे हो सकता है, अब देखिए एक तो ये लॉस हो रही है, हिप्पो के कारण लॉस हो रहा है, तो हम उसे बचाएंगे कैसे। तो कंजर्वेशन होता है तो इन सीटू कंजर्वेशन है, नेचुरल हैबिटेट में उनकी कंजर्वेशन हो तो उसे हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का इन सीटू मेथड कहते हैं, जिसमें प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं, नेशनल पार्क्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स आते हैं, जैसे मेघालय वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे
कम्युनिटीज हैं जो किसी किसी स्पेशल ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए स्पेशल इफेक्ट्स के साथ, स्पेशल एक्शंस के साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे क्या कहते हैं, अगर आप देखें तो चिपको एंड अपिको मूवमेंट भी एक एग्जांपल हो सकता है, जहाँ पे खासकर उस फॉरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, उस फॉरेस्ट को हेल्प करने के लिए, उस फॉरेस्ट को नेचुरली मेंटेन रखने के लिए पीपल ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा सारा रिवोल्ट्स किया, बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए, क्योंकि सरकार काट रही थी। और गाची बावली एक फॉरेस्ट, अभी आप अगर आप देखे होंगे तेलंगाना में गाची बावली फॉरेस्ट जो है वो एक एग्जांपल हो सकता है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने वहाँ पे बहुत ही लार्ज एरिया में फॉरेस्ट को खत्म किया। तो ये एक अटैक था ऑन बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट का जो फीचर ह्यूमन में चल रहा होता है ना, उस कारण से हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा इल मोटिवेटेड हो जाते हैं, और इस कारण से गाची बावली फॉरेस्ट एक एग्जाम्पल बन जाता है जहाँ पे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट पर्पसेस। ठीक है, और इससे भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। तो इसके खिलाफ कुछ वहाँ के कम्युनिटी बेस्ड लोगों ने, जिन्हें वहाँ पे हेल्प होती थी, वहाँ पे रहते थे, दे हैव स्टार्टेड अ मूवमेंट। ये भी कहा जा सकता है कि एक सेक्रेड ग्रोव का मूवमेंट है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो उस खास कॉज के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, एक सितु कंजर्वेशन क्या है कि उस जगह से निकाल लीजिए आप उस जानवर को, उस प्लांट को लेके आइए और निकाल के आप उसे कहीं और रख के उसका नेचुरल एनवायरनमेंट आर्टिफिशियली क्रिएट करके आप उसको हेल्प कीजिए टू ग्रो एंड टू ब्रीड एंड टू प्रोलिफरेट इन नंबर्स। ठीक है, तो जैसे उसका एग्जांपल हो जाएगा बोटैनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, सीड बैंक्स, जीन बैंक्स एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या है, IUCN अपना रेड लिस्ट निकालता है जिसमें हम देखते हैं ना कि वल्नरेबल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये सारे जो टर्म्स हम देखते हैं ये IUCN के रेड लिस्ट की बात है। साइट्स क्या है, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे एग्जांपल देके सबने पुष्पा मूवी देखी होगी, पुष्पा मूवी में जो लाल चंदन की जो ट्रेड है, लाल चंदन अल्टीमेटली क्या है, वो एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है, जब इंडेंजर्ड स्पीसीज को हम कंट्रोल करते हैं, उनकी ट्रेड को और उनकी इंटरनेशनल ट्रेड को हम एक चेक में लाते हैं सो दैट उनकी बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो उस कन्वेंशन को नाम दिया गया है साइट्स कन्वेंशन, दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये 1973 में हुई थी। इसके अंतर्गत जो भी ट्रेड है इंडेंजर्ड स्पीसीज का, उसको इलीगली अगर हो रहा है तो उसे बैन किया जाता है फॉर मेडिसिनल एंड फॉर आयुर्वेदिक पर्पसेस। अभी भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें यूज हो ही रही हैं और इलीगल ट्रेड भी हो ही रहा है। उसे कंट्रोल करने के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसे सारे कंट्रीज ने, सारे UN मेंबर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है अभी। रियो अर्थ समिट 1992 में होती है, जिसके तीन खासकर UNCBD, UNFFC और UNCCD, इसके तीन आउटकम्स हैं। ठीक है, ये डिटेल में आप पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, अब आगे एग्जांपल्स पे। इकोलॉजिकल निश क्या है, आई मीन क्वेश्चंस पे आ चुके हैं हम। इकोलॉजिकल निश क्या है, ये स्पेसिफिक हैबिटेट है ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। आगे देखिए, इन एन इकोसिस्टम व्हाई इज द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन यूजुअली लिमिटेड। अब पूछ रहा है कि क्यों इकोसिस्टम में जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनका नंबर लिमिटेड है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना कि हर बार 10% का लॉस होते जाता है। ठीक है, या फिर समटाइम्स 10% ही एनर्जी जा रही होती है। ठीक है, तो क्या है कि जब भी लोअर ट्रॉपिक लेवल है ना, उसमें लेसर एनर्जी होता है देन द हायर ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल्स। ये ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अब ये ऑप्शन हमारा सही है। क्यों? क्योंकि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे हमारा जो एनर्जी है उसका लॉस होता है। ये लिंडमांस लॉ है, लिंडमांस लॉ है। इसका आंसर जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे देखिए, NPP। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैंने आपको बताई थी। ग्रॉस में से जो रेस्पिरेटरी लॉसेस हैं उन्हें अगर हम घटा देते हैं तो हमारे पास पड़ जाता है NPP। अब ये पूछ रहा है कि NPP किसकी मैक्सिमम होगी। स्वॉम्प्स क्या एक छोटी सी कीचड़ वाली इलाके हैं। रीफ्स क्या है, कोरल रीफ्स, आई मीन कोरल्स के अपने एरिया होंगे। ये कीचड़ है अगर बेसिकली देखें तो। फिर वुडलैंड एंड श्रबलैंड क्या है, छोटे छोटे ट्रीज हैं और छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं।
लेकिन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, एक बड़ा सा इकोसिस्टम है जिसमें बहुत सारे फ्लोरा यानी प्लांट्स, फ्लोरा प्लांट्स और फौना होंगे। तो जो मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आएगी वो ऑब्वियसली ऑप्शन ए की आएगी, और उसमें से अगर रेस्पिरेटरी लॉसेस माइनस भी कर लेते हैं फिर भी उसी का ज्यादा रहेगा। दैट्स व्हाई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फ्रीएटोफाइट्स क्या होते हैं? देखिए, हमने अक्सर सुना होगा ज़ेरोफाइट्स, ठीक है, ज़ेरोफाइट्स ये जो लेसर वाटर एरियाज में रहने वाले लोग हैं या फिर स्कार्स वाटर में रहने वाले लोग हैं। हाइड्रोफाइट्स जो बहुत ज्यादा पानी में रह सकते हैं, जैसे जू प्लैंक्टॉन्स, आई मीन फाइटोप्लैंक्टॉन्स, नॉट जू प्लैंक्टॉन्स, ये हाइड्रोफाइट्स हैं। उसी तरीके से पूछ लिया कि फ्रीएटोफाइट्स क्या है, ठीक है, ये सीपीएफ 2015 की क्वेश्चन है। इसमें एरिड एनवायरनमेंट में जो रहने वाले लोग हैं, रहने वाले जो प्लांट्स हैं, उसे कहते हैं हम फ्रीएटोफाइट्स, ठीक है, क्योंकि उनका वो एडेप्टेशन है। अब देखिए, स्टडी ऑफ अ सिंगल स्पीसीज एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड ऑर्टिकोलॉजी, ठीक है। ऑर्टिकोलॉजी ही ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो, अगर आप इसको बहुत ही बाय एंड लार्ज समझते हैं तो ऑर्टिकोलॉजी मीन्स उस सिंगल स्पीसीज का इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंटल फैक्टर्स अराउंड देम, वो ऑर्टिकोलॉजी में आता है, ठीक है। अगर किसी की जीन की बेसिस पे हम इकोलॉजी को स्टडी करते हैं तो उसे जीन इकोलॉजी कहते हैं। अगर हम उस स्पीसीज की स्टडी करते हैं, सिंगल स्पीसीज की विथ अदर स्पीसीज प्लस द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो ये हो जाता है सिन इकोलॉजी। और इथोलॉजी क्या है? इथोलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर का स्टडी अगर हो तो वो हो जाता है इथोलॉजी। अब देखिए, फ्री स्विमिंग मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स इन एन एक्वेटिक एनवायरनमेंट आर रेफर्ड एज नेक्टॉन्स। नेक्टॉन्स क्या है? ये फ्री स्विमिंग है, ध्यान से समझिएगा। फ्री स्विमिंग जो मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं उन्हें नेक्टॉन्स कहते हैं। प्लैंक्टॉन्स क्या है? ये स्टैटिक होते हैं, यानी दीज आर सिचुएटेड ऑन अ हार्ड स्ट्रैटम, हार्ड सरफेस पे, ठीक है। मे बी वो सरफेस एक रॉक हो सकता है, मे बी वो सरफेस एक बेस ऑफ सी बेड हो सकता है या फिर सॉइल हो सकता है, ठीक है। तो ये प्लैंक्टन हो गया। पेरीफाइटोन, कोई भी प्लांट जो बहुत ही ज्यादा तरीके से प्रेजेंट हो, ठीक है, मतलब बहुत एबंडेंस में हो और बहुत सारे एरियाज में हो, सारे पेरीफेरी में एग्जिस्ट करता हो, पेरीफाइटोन हो जाता है। बेंथोस क्या है? बेंथोस होते हैं जो बहुत ही बेस में चिपके रहते हैं या वहां पे वो सिचुएट करते हैं, कभी सूरज का मुंह नहीं देखते, आई मीन हमेशा वो सूरज के नीचे छुपे रहते हैं, सूरज के डायरेक्ट लाइट्स उन बेंथोस पे नहीं पड़ती, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इक्वेटोरियल रीजन आर करेक्ट? मेगाथर्मल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन को मेगाथर्मल रीजन कहते हैं, ट्रू है। स्क्लेरोफिल रीजन, स्क्लेरोफिल क्या है? एक हार्ड सब्सटेंस है ऑफ प्लांट। अभी आप कैसे समझेंगे? अगर आपने नारियल देखा है, आई मीन कोकोनट देखा है, कोकोनट की जो आउटर शेल होती है ना, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरोफिल, ठीक है। तो ये जो स्क्लेरोफिल रीजन है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है और वो ट्रॉपिक्स के बीच में होता है। सो वहां पे अच्छी खासी बारिश होने के कारण आप स्क्लेरोफिल का डिपोजिशन नहीं पाएंगे। जो प्लांट्स होंगे वो क्वाइट सॉफ्ट होंगे, हालांकि बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बट उनमें सॉफ्ट होगा, डाइवर्सिटी अच्छी खासी होगी। और स्क्लेरोफिल यानी स्क्लेरोफिल का डिपोजिशन जो है वो जनरली लेस वाटर वाले एरियाज में होते हैं, जहां पे एरिड एनवायरनमेंट है, जैसे डिजर्ट्स हो सकते हैं, जैसे साहिल रीजन ऑफ साउथ, आई मीन अफ्रीका हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इट इज अ रीजन ऑफ हाई डेवलपमेंट। देखिए, बिकॉज यहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है ना, बारिश या रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है इक्वेटर पे, कन्वेक्टिव रेनफॉल, क्योंकि वहां धूप भी ज्यादा पड़ेगी, वहां पे बारिश भी ज्यादा होगा, डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी, पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश है, तुरंत जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो डेड हो रहा है, और ऑर्गेनिक मैटर जो वहां के
जमीन में है वो बहुत ज़्यादा होगी, हाई डेवलपमेंट नहीं होता। इट इज़ अ रीजन ऑफ एरियल स्ट्रीमलेट्स। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे अगर ये बेस मान लेते हैं इक्वेटोरियल रीजन का, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ है, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ है, यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ होंगे। अब देखिए ये छोटे छोटे पेड़ है ना, ये इनके कैनपी में ढक गए हैं, इनके कैनपी में ढक गए हैं। तो मान लीजिए यहाँ बारिश हुई तो यहां तक आएगी, ये सब ट्रैप कर लेंगे। नीचे वाले जो छोटे प्लांट्स हैं उनको मिलेगा नहीं, तो ड्रॉप में कहीं कहीं से चीजें आएंगी। ये ड्रॉप्स ही कहलाते हैं एरियल स्ट्रीमलेट्स, ठीक है। तो इस एरिया में बिकॉज जो डाइवर्सिटी है वो ज्यादा है और कैनपी वाले प्लांट्स हैं बहुत ज्यादा, तो एरियल स्ट्रीमलेट्स तो यहां मिलेंगे, इसलिए जो हमारा सही हो जाएगा वो 1 और 4 हो जाएगा। अब देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिर आ गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बिकॉज अगर ये देखिए, ये हमने ट्री बना लिया, बहुत ज्यादा बड़े बड़े ट्रीज बना लिए, छोटे छोटे यहाँ पे प्लांट्स बना लिए, ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है या रेन फॉरेस्ट कह लें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कह लें इसको। तो होता क्या है कि अब यहाँ पे ना कुछ कुछ और प्लांट्स जन्म लेते हैं जो बेस से चालू होके, जमीन से चालू होके अगर वो जुड़े हुए हैं और इन सारे प्लांट्स पे ऐसे ऐसे कवर अप कर लिए हैं, तो इन प्लांट्स को हम कहते हैं क्रीपर्स, जो क्रीप करते हैं। जैसे अगर आप वाइन्स देखेंगे, VINES, नॉट वाइन, इट्स वाइन्स ऑफ ग्रेप्स की बेलें, लताएं, तो वो क्रीपर्स कहलाती हैं, ठीक है। तो ये जो क्रीपर्स होते हैं ना, ये जमीन से जुड़े तो होते हैं, उनकी रूट्स तो जमीन में होती है, बट दे जनरली क्रीप ऑन द बिगर प्लांट्स, ठीक है। और कुछ प्लांट्स होते हैं जो सीधे सीधे ऊपर ही जन्म लेते हैं, ठीक है। वो ऐसे, अगर आप ऐसे ड्रॉ कर दूं मैं, तो ये ऊपर ही जन्म ले लिए, इसी प्लांट के ऊपर, इनका कोई बेस से मतलब है नहीं, तो इनको कहते हैं हम एपीफाइट्स, ठीक है। दो टर्म्स हमने समझ लिया, एपीफाइट्स और क्रीपर्स। तो क्रीपर्स या क्लाइंबर्स जो हैं वो कॉमनली फाउंड है ट्रॉपिकल एयर फॉरेस्ट में, ट्रू। द एपीफाइट्स व्हिच डू नॉट लीव देयर रूट्स ऑन द ग्राउंड, देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना कि डायरेक्टली इस पे जन्म लिए हैं, ग्राउंड से कोई मतलब नहीं है इनको, ठीक है। तो ये जो एपीफाइट्स है, ये सर्वाइव करते हैं ऑन द ट्रीज, ट्रू, ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑल एपीफाइट्स आर नॉट क्रीपर्स, बिल्कुल। अगर जैसे कहते हैं ना कि ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंजेस, ऐसे जो हम लोग अगर सिलॉग में पढ़ते हैं वैसे ही कुछ क्वेश्चन है कि ऑल एपीफाइट्स आर नॉट क्रीपर्स। हाँ जरूर है, क्योंकि देखिए एपीफाइट्स नीचे जाके सॉइल में नहीं है और ये ऐसे ऐसे कर्ल नहीं कर रहा, ऊपर ऊपर ही रह जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा कर्ल करे। कुछ हैं जो कर्ल करते भी हैं, कुछ हैं जो नहीं करते हैं, और यहाँ स्टेटमेंट है ऑल, दिस इज रॉन्ग, तो ओनली 1 और 2 इज करेक्ट, दैट इज सी। अब आ गए हम कन्वेंशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स पे। अब मैं आपको यहाँ पे कन्वेंशंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। कन्वेंशंस में क्या है कि बेसिकली जो मेजर कन्वेंशन है बायोडाइवर्सिटी पे, ओजोन लेयर पे, या फिर रामसर वगैरह ये सब है, तो हम सीधे सीधे उनका नाम पढ़ेंगे, एयर पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। हम बहुत ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज दिस इज PYQ क्लास, और अगर आपको बहुत ही डिटेल में पढ़नी है तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस बना रखी हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं हमारे, आपको उनमें इनरोल करना होगा। तो यहाँ पे हम डिटेल में थोड़ा नहीं जाते हैं, खासकर क्लास को थोड़ा छोटा रखने के लिए हमने काफ़ी डिटेल में इकोलॉजी तो पढ़ ली है, पर कन्वेंशंस को हम डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स, एयर्स और उनके नाम के साथ जाएंगे, क्योंकि अब तक यूपीएससी ने स्पेशली CAPF अगर आप देखेंगे तो उनमें केवल नाम पूछा है, एयर्स पूछे हैं, उनके छोटे से ऑब्जेक्टिव पूछ लिए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में गया नहीं है। अगर आप CSE वगैरह के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको UPSC ऑल इन वन जैसे कोर्सेज में इनरोल करना होगा, उसके बारे में आपको बता दूंगा आगे, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो कन्वेंशन पे बहुत डिटेल में जो अब तक क्वेश्चन आ चुके हैं। UPSC के जितने एग्जाम्स हैं, EPFO, CISF LDC, ये सारी चीज़ें हैं, या CAPF हैं, या फिर और भी CSE हैं और CDS हैं, इन सारे के हम लोगों ने एक कंपोजिट प्लेटफॉर्म बनाई है UPSC ऑल इन वन करके, आप उस पर इनरोल कीजिए और भी सारे क्वेश्चंस को अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कन्वेंशन एंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं डायरेक्टली। ये कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, रामसर पे क्वेश्चन आ गया है, बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन पे आ चुका है, ये मैच द फॉलोइंग आ गया है, वियना कन्वेंशन आ गया है। तो आइए पहले देखते हैं बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन क्या क्या है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD 1992,
ये अभी मैंने आपको बताया ना, रियो अर्थ समिट हुआ था, रियो अर्थ समिट 1992 में। इसके 3 आउटकम्स आए थे, UNCCD, UNFCCC, UNCBD। ये 3 जो इसके कन्वेंशंस आए थे, उनमें से UNCBD एक खास एग्जाम्पल है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी के बेसिस पे उसको बचाने के लिए कन्वेंशन कराई गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज एंड फेयर बेनिफिट शेयरिंग। मतलब पहले तो आप बायोडाइवर्सिटी को बचाओ, उसका सस्टेनेबल यूज करो और बेनिफिट शेयरिंग है। कुछ भी आपको उसकी बेटर चीजें, इंफॉर्मेशन मिलता है या फिर उसके प्रोटेक्शन का सिस्टम मिलता है आपको, तो आप उसके बेनिफिट को शेयर करो डिफरेंट कंट्रीज के साथ। कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ये 2000 में बनाई गई थी। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? बायोसेफ्टी इन द यूज एंड ट्रांसफर ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे बीटी कॉटन एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिल सकता है हमें। तो ऐसे जो जनरली जो भी क्रॉप्स हैं, इनकी जो ट्रांसफर है और इनकी जो यूज है, उसके लिए हम कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। उस प्रोटोकॉल को कहते हैं कार्टागेना प्रोटोकॉल। ये 2000 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है नगोया प्रोटोकॉल 2010 में। इसमें एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। अब मान लीजिए कि इंसानों में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और इवन अगर एग्जांपल देखें बहुत अच्छा, तो कोरोना के टाइम पे डिफरेंट जो कंट्रीज थी ना, वो जब भी सीक्वेंस करती थी किसी भी कोविड वायरस को, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन थी, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, वो डिफरेंट जगह पे भेज दिया करती थी, डिफरेंट कंट्रीज को दे दिया करती थी। ये बायोसेफ्टी और ये सब के भी इश्यूज थे, बट एक नगोया प्रोटोकॉल का भी एक सिस्टम है कि आपको अपने जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर किया, जो भी बेनिफिट गैदर किया, वो आप सबको दे दे। ठीक है, सो ये नगोया प्रोटोकॉल है। साइट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, 1973 में इंडेंजर्ड स्पीसीज के ट्रेड के लिए आया था। रामसर कन्वेंशन क्या है? 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन होती है रामसर ईरान में, जहां पे जितने भी वेटलैंड्स हैं ना, जितने भी वेटलैंड्स हैं, दैट इज दे आर किडनीज। अक्सर यूपीएससी ने पूछा है कि किडनी क्यों कहते हैं रामसर को। तो जितने भी वेटलैंड्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको कंजर्व करने के लिए। वेटलैंड क्या होते हैं? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत ज़्यादा सारा डिकम्पोजिशन वगैरह होते रहता है, तो वो एक इकोलॉजिकल स्पीसीज, इकोलॉजिकल सिस्टम की तरह काम करता है। और बहुत सारे न्यू स्पीसीज भी वहाँ पे ग्रो करते हैं, या फिर जो पुराने स्पीसीज भी हैं उनके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीज वेटलैंड्स आर गेटिंग डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ द कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ द इकॉनमी और कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि बहुत सारे जगह पे हम लोग बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बना रहे हैं और ये वेटलैंड्स डिटोरिएट कर रहे हैं, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको बेटर करने के लिए 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में कन्वेंशन आती है, दैट इज कॉल्ड रामसर कन्वेंशन। और उसके अंतर्गत हमारे कंट्री में ऑलमोस्ट 80+ रामसर साइट्स हैं अभी, और हम उसकी कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। हमारे कंट्री में जो 2 रामसर्स पहले पहले डिक्लेयर हुए थे, वो हुए थे चिलिका लेक इन ओडिशा, चिलिका लेक ओडिशा, और भरतपुर पार्क राजस्थान। केवलादेव नेशनल पार्क कहते हैं उसे, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। ठीक है, फिर क्या है? यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए 2000 में UNFF आई थी। ठीक है, और देखते हैं अब क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। मैंने आपको बताया था कि रियो अर्थ समिट से UNFCCC भी आया था। क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट 2015, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, IPCC। देखिए, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम प्लस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं 1988 में, दैट इज कॉल्ड एज IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये जो है, ये क्या करता है? जो भी क्लाइमेट चेंज की चीजें हो रही है ना, उसको डिफरेंट गवर्नमेंट से शेयर करता है, उनको एक कोलैबोरेटिव एफर्ट में लेके आता है। ठीक है, सिमिलरली अगर UNFCCC है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं कि आपको ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन और इन सारी चीज़ों को बचाना होगा, डिफरेंट क्लाइमेट चेंज 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना होगा, ऐसा पेरिस क्लाइमेट में। इसी के सारे कन्वेंशंस के छोटे छोटे डिफरेंट आउटकम्स है डिफरेंट ईयर्स के, क्योंकि हर साल होते रहता है ये। क्योटो प्रोटोकॉल है, लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट है फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, एमिशन रिडक्शन का टारगेट दिया गया है कि आप जो कार्बन एमिट कर रहे हैं उसको आपको कंट्रोल करना होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, आप और पढ़ सकते हैं इस पर। कन्वेंशन ऑन पॉल्यूटेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, जो मैं आपको क्वेश्चन आगे दिखाऊंगा अभी। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स,
ये 2001 में आया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एलिमिनेट कीजिए या रेस्ट्रिक्ट कीजिए प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को। ठीक है। बेसल कन्वेंशन 1989 कहता क्या है? कंट्रोल कीजिए ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट का। आई मीन जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, हजार्डस वेस्ट हैं और उनके डिस्पोजल का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए बेसल कन्वेंशन 1989 में आती है। और रॉटरडैम कन्वेंशन क्या कहती है कि जो भी आपने इंटरनेशनल ट्रेड करी हजार्डस केमिकल्स में, आपने मान लीजिए कि सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया या फिर ऑयल स्पिल्स हो गए डिफरेंट जगह पे, तो या फिर आपने न्यूक्लियर वेस्ट यूज़ कर लिए, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसके जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, यानी सारे कंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, इसके लिए रॉटरडैम कन्वेंशन आता है 1998 में। मीनामाटा कन्वेंशन है मरकरी पे, क्योंकि मरकरी का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ गया था एनवायरनमेंट में, और यहाँ पे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो रहा था। ब्लू बेबी सिंड्रोम मरकरी की वजह से होता है, मिथानोग्लोबिन बन जाता है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मरकरी का कंसंट्रेशन बढ़ गया था। उस समय पे मीनामाटा कन्वेंशन आती है 2013 में। कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन क्लियर ट्रैप 1979 में आता है। जब कोई भी मान लीजिए कि अब पाकिस्तान में अगर पोल्यूशन हो रही है तो ऐसा थोड़े कि वो केवल पाकिस्तान में रुक जाएगी, उसके सारे प्रॉब्लम्स इंडिया में भी आते हैं। ठीक है। और इंडिया में अगर स्टबल बर्निंग हो रही है तो उसके सारे स्मॉग वाले प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी जाते हैं। तो जब ट्रांस बाउंड्री, आपके जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उसको भगवान और नेचर तो नहीं मानता ना, तो वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करके कोई चीज़ें हो रही हैं तो उसे ट्रांस बाउंड्री इशूज कहते हैं। और वो ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्लियर ट्रैप आता है 1979 में। वियना कन्वेंशन क्या है? आई मीन ये ना ओजोन लेयर पे, जब ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगा था 1984-85 में, क्या होता है कि यूके के जो कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो अंटार्कटिका है ना उसके ऊपर ओजोन का जो लेयर है, दैट इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्सीजन O3, जो हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, जैसे कि यूवी रेज का इंट्रूजन हमारे अगर वर्ल्ड में हो जाए तो बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स या फिर प्लांट्स को इश्यूज आने लगेंगे, म्यूटेशंस होने लगेंगे। उस चीज़ से ओजोन जो हमें बचाता है वो डिप्लीट हो रहा है, ऐसा यूके के साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, 1984 या 83 में। तो फिर क्या होता है ना कि डिफरेंट वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने सोचा कि अरे यार ये सारी चीज़ें तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी, तो उसे बचाने के लिए लोगों ने बैठ के, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो बहुत ही समझदार लोग थे, उन लोगों ने बैठ के वियना में, ऑस्ट्रिया वियना में बैठ के 1985 में एक कन्वेंशन बनाया, दैट इज वियना कन्वेंशन। ये पेरेंट कन्वेंशन है जिसके बेसिस पे ओजोन लेयर को बचाने के लिए जो भी एफर्ट्स किए गए वो इसका बेडरॉक बनता है। ठीक है। फिर 1987 में एक इसी के ऊपर एक प्रोटोकॉल आती है, दैट इज कॉल्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि ये जो कन्वेंशन है इसका नेक्स्ट सक्सेसिव स्टेप कनाडा में होता है। कनाडा, मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, जहां पे 1987 में एक प्रोटोकॉल साइन होती है विद ऑलमोस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन, और वहां पे आपको एलिमिनेट करना है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को। कौन कौन से सब्सटेंस है? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनको हटाने की बात की जाती है। ठीक है। अब देखिए, रामसर कन्वेंशन टू विच इंडिया इज अ सिग्नेटरी इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे लिस्ट बनानी है। देखिए, मीनामाटा कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसिल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, मैं आपको अभी भी समझा रहा था। तो देखिए, सबसे पहले मीनामाटा मरकरी हमें दिख गई, यानी बी की 3 हमें दिख रही है। यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं, हम या तो बी होगा या तो डी होगा, हमने देख लिया। फिर रॉटरडैम क्या देखा मैंने? रॉटरडैम देखा ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, persistent organic pollutants, hazardous chemical and pesticides in international trade। हमने ये सारी चीजें देखी। ठीक है। अब आप देखिए इसे, क्योंकि हमने अभी आपको सब पढ़ा दिया, तो आप इसे बेसिकली लगा सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। ठीक है। बेसिल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सिंपल सा बात है, अभी मैंने आपको पढ़ाया मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। बी इज आंसर। Which one of the following is the main objective of Vienna Convention and Montreal Protocol? Of course अभी समझाया, 1987 ये और 1985 ये CAPF 2018 क्वेश्चन है। प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रामसर वेटलैंड साइट्स इन इंडिया। गहिरमाथा ये कहाँ है? ओडिशा में है। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट देखें तो ओडिशा में गहिरमाथा बीच भी है, जहां पे ऑलिव रिडली टर्टल्स
ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं उनका वहां पे ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है, तो वो हैबिटेट है इरावदी, हैबिटेट है ऑलिव रिडली टर्टल्स के। ट्रू। चिलिका लेक इज द हैबिटेट ऑफ इरावदी डॉल्फिन एंड इट्स फ्लैगशिप स्पीसीज, ये भी ट्रू है क्योंकि यहीं पे चिलिका लेक भी है, ब्रैकिश वाटर लेक है, इंडिया का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा, ठीक है, ब्रैकिश वाटर लेक है, जहां पे ये इरावदी डॉल्फिन्स वहां की फ्लैगशिप स्पीसीज होती है। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। नल सरोवर वेटलैंड क्या है? ये थार के अंतर्गत, थार दैट इज यहाँ पे गुजरात और ऊपर राजस्थान, यहाँ पे जो थार है ना, थार के अंदर नल सरोवर वेटलैंड है, ठीक है, इस डेजर्ट के अंदर ये नेचुरल वेटलैंड है। और यहाँ पे ना अगर आपको देखेंगे तो एक सैटेलाइट स्पीसीज है इंडियन वाइल्ड एस की, जिसको खुर बुलाते हैं, तो वो वहां पे पाए जाते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। सो मोरिरी वेटलैंड जो है ये कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। अगर आप ऐसे कश्मीर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सो मोरिरी वेटलैंड है, लेक है, ये ब्लैक नेक ट्रेन के लिए फेमस है, ठीक है, तो सारे के सारे चारों सही हो जाएंगे। अब हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड हॉटस्पॉट। बेसिकली इस पे अब तक 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछले 2010 से अगर हम काउंट करें तो 2024 तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, और इन्हीं 2 क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें से एक क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्वीक्स भी है, मैं आपको वही बताऊंगा। लेकिन पहले हम देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में क्या अंतर्गत है, ठीक है, आइए देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको समझाऊंगा। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? जहां पे बहुत ज्यादा हाई स्पीसीज रिचनेस हो, यानी बहुत सारे स्पीसीज हो, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हो। एंडेमिज्म क्या होता है? किसी भी खास फ्लोरा या फौना का स्पेशली उसी जगह पे पाया जाना। यानी अगर हम देखें तो अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो उसी जगह पे पाए जाएंगे, उसी हैबिटेट में, उसी एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे, तो उस स्पेसिफिक फेनोमेनन को ऑफ स्टेइंग और ऑफ गेटिंग फाउंड इन दैट एरिया, उसी को हम एंडेमिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये एंडेमिज्म, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हो या हाई स्पीसीज रिचनेस हो, तो उन सारे एरिया को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बुलाते हैं। नॉर्मन मेयर्स साहब हैं जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 1988 में कॉइन किया था। और ये ऐसे बायोजियोग्राफिक रीजन की बात करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा प्लांट की एंडेमिज्म हो और बहुत सारे सीरियस हैबिटेट लॉस भी हो गया हो, क्योंकि मान लीजिए कि वहां बहुत सारे प्लांट केवल वहीं के वहीं मिलते हैं। जैसे अगर आप नीला कुरुंजी देखेंगे जो 12 साल पे फूलती है इन केरला और वेस्टर्न घाट्स, वो और कहीं नहीं पाई जाती, ठीक है, तो वो एंडेमिक हो गई क्योंकि वहीं एकदम स्पेसिफिक एरिया में पाई जाती है, तो वो उसे एंडेमिक प्लांट्स कहते हैं। और अगर वहां पे बहुत बड़ा हैबिटेट लॉस भी हो गया है और बहुत बड़ी ऐसी बायोजियोग्राफिक रीजन है जहां पे इतनी ज्यादा प्लांट की रिचनेस है, स्पीसीज वैरायटी की, तो उसे हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बुलाते हैं। इसको नॉर्मन मेयर साहब ने टर्म किया था। कंजर्वेशन इंटरनेशनल दैट इज CI जो है वो इसे अडॉप्ट किया मेयर्स के हॉटस्पॉट वाले कंसेप्ट को 1996 में। ऑर्गेनाइजेशन ने असेसमेंट किया कि ऐसे कौन से हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड में। अब कंजर्वेशन इंटरनेशनल के हिसाब से किसी भी एरिया को हॉटस्पॉट बनने के लिए 2 मेजर कंडीशंस है जो उसे फॉलो करने होंगे। पहला कंडीशन क्या है? इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। वैस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, बट उसमें जाइलम और फ्लोएम होंगे तो वो वैस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं। 0.5% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, अगर 1500 स्पीसीज होगा यानी या फिर मोर देन 0.5% ऑफ वर्ल्ड टोटल, तो वो वहां पे एंडेमिक होने चाहिए, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन फुलफिल होगा। दूसरा कंडीशन क्या फुलफिल होगा? इट हैज टू हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट और इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। या तो उसकी 70% हैबिटेट खो गई हो या फिर उसके पास केवल 30% हैबिटेट बची हो। सेम बात है, दूसरे तरीके से कही गई है, ठीक है। वो थ्रेटेंड होना चाहिए और उसके वैस्कुलर प्लांट्स 1500 होने चाहिए, तो वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1999 में CI ने आइडेंटिफाई किया 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बाद में क्या किया कि उसने एक और पब्लिश करी, 2005 में बुक पब्लिश करी टाइटल हॉटस्पॉट रिविजिटेड, अर्थ की बायोलॉजिकली रिचेस्ट एंड मोस्ट एंडेंजर्ड टेरेस्ट्रियल इको रीजन्स। ये पब्लिश किया और इसमें इसने 35 बायोडाइवर्सिटी बताए
जिसमें 2.3% ऑफ अर्थ का लैंड है, लेकिन 50% से ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज हैं और 42% टोटल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट स्पीसीज वहाँ पे एंडेमिक थे। अब 2011 में क्या होता है, फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया ऐड किया जाता है, ठीक है, और अभी एट प्रेजेंट 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ल्ड में हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल इसे बताता है। आगे देखते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंडिया में। देखिए, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि हिमालय है, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट्स, ये सारी एरिया इंडिया में कवर होती हैं, सुंदरबंस, ठीक है। यहाँ पे जापान के पास नहीं है अभी, यहाँ पे जापान में पूरा इधर दिख रहा है। यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया जो 36 बना था वो है, न्यूजीलैंड को दिया गया है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। गिनिया फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका है, सर्राडो है ब्राज़ील के पास, अटलांटिक फॉरेस्ट भी है, सक्सलैंड कारू है, ये भी है, केप फ्लोरिस्टिक रीजन है, ये सारी चीज़ें हैं, कॉकेसस माउंटेन है। तो ये सब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे काउंट होते हैं। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स देखते हैं। ये वो साइट्स हैं जो कि स्टैब्लिश किए गए हैं बाय कंट्रीज एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। यूनेस्को ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया 1974 में, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। इसके अंतर्गत डिफरेंट कंट्रीज जो है ना वो बायोस्फीयर रिजर्व्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और MAB जो है, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को, वो उसे आके रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है। तो उन्हें हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, दैट इज बायोस्फीयर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अलग है, बायोस्फीयर रिजर्व्स अलग है, ठीक है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में रखता है WNBR में, यानी ये जो MAB प्रोग्राम है ना, ये WNBR रजिस्टर जारी करता है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज जिसने बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए हैं, उसमें उन सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स को ये अपने अंदर विद सम कंडीशंस समावेशित करता है, उन्हें रजिस्टर करता है, ठीक है। अभी 134 कंट्रीज में 738 साइट्स हैं जो WNBRs में अभी इंक्लूडेड हैं, जिसमें 22 ट्रांस बाउंड्री साइट्स भी हैं, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक। बायोडाइवर्सिटी ये रिजर्व्स जो है ना, बायो रिजर्व्स अगर ऐसे हम शॉर्ट में लिखें तो इसके 3 रीजंस होते हैं, ठीक है। एक होगा कोर, एक उससे आगे बफर, और सबसे ज्यादा बड़ा ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन, बफर एंड कोर। जनरली कोर में हम लोग नेशनल पार्क्स बना देते हैं, ठीक है, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देते हैं। हमारे कंट्री में यही सिस्टम है, कोर में नेशनल पार्क होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। जैसे वेस्टर्न घाट अगर हम मान लें, वेस्टर्न घाट में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स मान लें, तो सेंटर में कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स हो सकते हैं, फिर बफर जोन में कुछ नेशनल पार्क्स हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। या ट्रांजिशन जोन में क्या है, सबसे लूजली रिलेटेड जोन है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सफारी वगैरह सब कुछ होता है, घूमते हैं सारे लोग, ठीक है। और बफर जोन में थोड़ा और लिमिट हो जाता है, और कोर जोन में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें हैं, बहुत लोग अलाउड नहीं होते हैं, बहुत ही रेगुलेटेड जोन है, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्टली काम करता है। यानी कि जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो किसी एक्ट के अंतर्गत तो नहीं बनते, इट इज बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ रीजन रिकॉग्नाइज्ड अंडर MAB, बट जो सेंटर कोर होता है दैट कुड बी रेगुलेटेड बाय एन एक्ट कॉल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम टुवर्ड्स एंड। तो अभी हम देखेंगे कि अगर ऐसे किसी ने कह दिया एक स्टेटमेंट कि दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स और दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर एन एक्ट, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बड़ी सी एरिया को डिक्लेयर किया जाता है, उसमें सेंटर कोर पार्ट ऑफ इट और द क्रिटिकल हैबिटेट ऑफ इट कुड बी गवर्न्ड बाय एन एक्ट, बट दीज आर नॉट डिक्लेयर्ड अंडर एन एक्ट, ठीक है। आगे देखिए, ये बायोस्फीयर रिजर्व्स अभी 18 है हमारे कंट्री में, इसमें से केवल 12 को ही रिकॉग्नाइज किया है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोग्राम ने, यानी इसमें से केवल 12 ही WNBR में रजिस्टर्ड हैं अभी, ठीक है। तो ये हैं कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी, पन्ना, पचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक, सिमलीपाल, सुंदरबन, नोकरेक, दिब्रू साइखोवा, मानस, दिहांग दिबांग, शेषाचलम हिल्स है, यहीं पे यही वाले में पुष्पा की सारी चीज़ें अगर आपको देखने को मिल जाएंगी। नीलगिरी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, अगस्त मलाई है, गल्फ ऑफ मन्नार में डुगोंग मिलता है आपको, सीकाउ, ग्रेट निकोबार है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज आर करेक्ट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर आइडेंटिफाइड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये स्टेटमेंट गलत है, ये क्वेश्चन बाद में डिलीट भी हुई थी,
एक कंजर्वेशन इंटरनेशनल डिक्लेयर करता है, अभी मैंने पढ़ाया था आपको। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन, ये ट्रू है क्योंकि हमारा 1500 वैस्कुलर प्लांट्स वहाँ पे होने चाहिए और 70% डिक्रीज हो जाना चाहिए किसमें, वहाँ के एंडेमिक प्लांट्स का लॉस होना चाहिए। ये दो कंडीशंस है। इन इंडिया ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न हिमालयस, नहीं, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आर पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी ऑप्शन नहीं काम कर रही क्योंकि केवल दो ही सही है, ठीक है। Which one of the following statement is not correct about biosphere reserves? They are protected areas meant for conservation of biodiversity. True. Each biosphere reserve has 3 zones. True. अभी मैंने आपको बताया. There is a network of biosphere reserves world over. True. They were first started by IUCN. नहीं, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये IUCN ने किया था, इसको यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोग्राम 1974 में चीजें शुरू हुई थी। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए, अगर आपको, हमने तो केवल 2 ही क्वेश्चन कराए, मगर आपको और भी क्वेश्चंस पूरे करने हैं और भी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है तो आप यूपीएससी ऑल इन वन में रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे पास सारे टॉपिक वाइज पीआईक्यूज हमने कराए हैं। डिफरेंट सीएपीएफ एसी है, सीडीएस है, एनडीए है, सीआईएसएफ एसी, एलडीसी, यूपीएससी सीएससी, ईपीएफओ, ये सारे जो जियोलॉजिस्ट के पेपर सबको इंक्लूड करके हमने एक कंप्लीट कवरेज करी है यूपीएससी ऑल इन वन में, जिसमें आप सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सेक्शन वाइज आपको जो ऑथेंटिक आंसर की है उससे मिला के और आपके लिए तैयार किया गया विद क्वाइट अ गुड एक्सप्लेनेशन, पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। आप उसको खरीद सकते हैं। अगर आपको 6 महीने का लेना है तो 999 की चीज़ें चल रही हैं अभी, और 1499 में आपको पूरे 12 महीने का मिल जाएगा। बेस्ट वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलता है। आप प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं कि कितना आपने क्वेश्चन तैयार किया। जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ी, उस पर अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, आप इस किसके थ्रू आप कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया एज दे सकते हैं, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। अब टर्मिनोलॉजीज पे बात करते हैं। अक्सर यूपीएससी का बात रहा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म। ये उसका बहुत ही फेमस तरीका है क्वेश्चन पूछने का, बिकॉज in this system of studying we generally tend to forget that what are the terminology being asked by different examinations. हमें terminology पता ही नहीं होता, sometimes तो हम भूल भी जाते हैं कि अरे यार ये terms था क्या, क्योंकि हमें उसकी meaning नहीं समझ में आती है। तो UPSC has got a great habit to ask questions on these topics, ठीक है। अब देखिए, the process of using microbes to treat areas of land or sea that have been contaminated by pesticides, oil, solvents is known as, what is that? This is bioremediation. देखिए क्या है, प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रोब्स टू ट्रीट। अगर आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे ना तो उसकी मीनिंग आपको समझ में आएगी। ट्रीट करना है, रेमेडी देनी है, तो प्रोसेस क्या होगा, बायोरेमेडिएशन, ठीक है। ये नाइट्रिफिकेशन, एमोनिफिकेशन तो नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट है। यूट्रोफिकेशन क्या है कि आप किसी भी पॉन्ड में या फिर वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा अगर न्यूट्रिएंट एनरिच हो जाएगा तो वहां पे एल्गल ब्लूम की स्थिति बन सकती है और जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कम हो जाता है। तो ये यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस है। टर्म बायोमैग्निफिकेशन, आप देख सकते हैं आपकी मैग्निफिकेशन, ध्यान से पढ़ेंगे तो मैग्नीफाई हो रहा है, किसी चीज की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इंक्रीज इन द बॉडी वेट, बिल्कुल भी नहीं। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, नहीं। accumulation of increasing amount of non-degradable pollutant through food chain, this is true। सबसे क्लासिक एग्जांपल अगर हम देखेंगे बायोमैग्निफिकेशन का तो वो है डीडीटी। क्या हुआ कि डिफरेंट जैसे वल्चर्स में डीडीटी की बहुत ज्यादा एग्जांपल देखी गई, तो क्या हुआ कि जब वल्चर्स डिफरेंट लोग ऑर्गेनिज्म को खा रहे थे तो वो डीडीटी जो छिड़काव हो रही थी फार्म्स में, तो वल्चर्स की बॉडी में एक्युमुलेट होने लगी। जब जब वल्चर्स एक और ट्रॉपिक लेवल ऊपर जाके खाना खा रहे हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को ईटिंग उनका हैबिट वैसा है, तो डीडीटी का जो कंसंट्रेशन है उनके बॉडी में बढ़ता है। और डीडीटी हैज़ अ फेनोमेनन जिस कारण से जो एग शेल्स होते थे वल्चर्स के, उसको बहुत ही थिन कर देता था, ठीक है। उनके किडनी पे अच्छी खासी असर पड़ती थी और वल्चर्स मरने लगे थे। तो बायोमैग्निफिकेशन टर्म वहां से बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, ठीक है। आगे देखते हैं। Which one of the following phenomena include processes such as production,
प्रिडेशन, न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड द इन्फ्लक्स एंड इफ्लक्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स। क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इंक्लूड प्रोसेसेस सच एज प्रोडक्शन, प्रिडेशन, न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड द इन्फ्लक्स एंड इफ्लक्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स। ठीक है, ये इकोलॉजिकल फंक्शन नहीं, इकोसिस्टम फंक्शन नहीं, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर नहीं है, बायोजियोकेमिकल साइकिल है। Which one of the following statement correctly defines the term biofortification? Biofortification कहाँ पे है? ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? अगर आप देखें तो किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट का एनरिचमेंट करा दें तो बायोफोर्टिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे राइस की फोर्टिफिकेशन हो रही है ना, राइस कर्नल्स को विटामिन बी और ए मिला के हम लोग नए कर्नल्स, नए राइस बना रहे हैं और राइस की फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं फॉर डिफरेंट न्यूट्रिएंट पर्पसेस, स्पेशली इन the areas where children are not being fed with the right nutrients and concentration of nutrients, तो वहाँ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो fortification terms ही biofortification भी हम यूज़ करेंगे। तो enrichment of nutrient quality of the soil using biological agents, breeding crops to increase their nutritional values, increase of organometallic compounds in the organism through energy flow in an ecosystem, adoption of genetic variable plants for breeding of high yielding varieties. B is answer, breeding crops to increase their nutritional value. ये बायोफोर्टिफिकेशन है। अब क्या है? ओजोन डिप्लीशन एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। अब क्या हमने देखा ना, वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 में और मॉन्ट्रियल हुआ था 1987 में। तो ये हुआ क्यों था? ओजोन डिप्लीशन के चलते। ओजोन के बेसिस पे हमने बताया ना कि कुछ लोगों को समझ में आया कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं वर्ल्ड में, ओजोन खत्म हो जाएगा, कैंसरस प्रॉब्लम्स होने लगेंगे यूवी रेज के कारण, तो लोगों ने उसे बचाने की कोशिश करी। तो ओजोन प्रॉब्लम हुआ कैसे, ओजोन डिप्लीशन होती क्यों है, ये दिखाता हूं मैं आपको, पहले समझाता हूं फिर क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्या होता है कि ओजोन लेयर जो है ना, ये शील्ड करता है अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। ठीक है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी होता है। और ये ओजोन लेयर जो है ना, ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ध्यान से देखेंगे, ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुकी है ऑलरेडी। क्या है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जनरली हमारे परफ्यूम्स में आते थे पहले, रेफ्रिजरेशन वाले जो कंपाउंड्स होते थे वो CFCs ही होते थे। तो बहुत ज़्यादा उस समय यूज़ बढ़ी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। तो क्या हुआ कि CFCs का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये CFCs क्या करते थे? ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते थे। ठीक है, ओजोन क्या है? O3 है, O का 3 कंपाउंड, यानी ऑक्सीजन के 3 कंपाउंड, ये से रिएक्ट किए, इसको तोड़ते थे इन फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, O2 प्लस O में तोड़ देते थे O3 को। और ये क्या होता था, ये ऑक्सीजन रिलीज हो गया और यहाँ पे इनका थिनिंग होने लगा था। ठीक है, इस ओजोन लेयर को हम डॉब्सन यूनिट्स में नापते हैं, DU। डॉब्सन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था इसे, तो उनके सम्मान में ये नाम रखा गया। तो क्या है कि थिनिंग होने लगा था उस लेयर का। जब थिनिंग होने लगेगा तो आप अच्छे खासे तरीके से वो शील्ड नहीं कर पाएगा यूवी रेस को। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी धरती पे। तो ये क्या है कि ये फ्री रेडिकल्स जो मिले हमें Cl और O, ये इंटरेक्ट करते थे और एक चेन बनाते थे, फिर O3 को और तोड़ते थे, ये चेन बन गया था। यहाँ पे वही बात समझाएगी, अल्ट्रावायलेट रेज स्प्लिट कर देते थे क्लोरीन एटम्स को CFC से। क्लोरीन एटम क्या करता है? ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ता है, एक होल बनाता है ओजोन लेयर में, मॉलिक्यूल लेफ्ट बिहाइंड क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बन के एटमॉस्फेयर में फ्री रेडिकल्स की तरह मूव करने लगते थे और एक चेन को, कैस्केड को तैयार करते थे, जिस कारण से बहुत ज्यादा ओजोन डिप्लीशन होती थी। ठीक है, ये हमने प्रोसेस समझ लिया मोटा मोटी। अब सीधे क्वेश्चन पे कूदते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं? क्या है कि ये जो ओजोन लेयर है ना ऊपर, और ये हमारा अर्थ है, मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, अर्थ है, सन की रेज आती हैं, सन भाई हमारा यहाँ पे, इसके रेज आए तो इसके जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन है जो सन से आता है, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, वो अर्थ को हिट करता है और अर्थ से कुछ चीज़ें, कुछ रेज अर्थ की टेरेस्ट्रियल रेज बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रारेड के तौर पे वो से एब्जॉर्ब करता है, इंफ्रारेड के तौर पे ही वापस भेजता है। ठीक है, तो जब ये रेज जाती है ना, तो दिस एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट, ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा, एटमॉस्फेयर में 5 लेयर से मैं आपको आगे बताता हूँ। ये एटमॉस्फेयर का जो लेयर है ना, वो इन सारे लॉन्ग वेव रेडिएशंस को रोकता है, जिस कारण से हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो
नॉर्मल होती है 25 डिग्री सेल्सियस, बट अभी तो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, 45 चल रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ये लेयर नहीं होता, ये एटमोसफेयर नहीं होता, तो हमारी -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारी जो टेम्परेचर है अर्थ की वो होती, ठीक है। तो इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस वाटर वेपर भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन नहीं है। Which one of the following processes would explain ozone losses in the atmosphere? When ozone is exposed to CFC and UV radiation, true. Long winter circumpolar winds to form ice crystals and singlet oxygen, ये true है। अभी आपको circumpolar winds बता देता हूँ। क्या है कि ये अगर हमने अर्थ देखा, ठीक है, ये थोड़ी एलिप्टिकल और जियोइड शेप, तो क्या है कि यहाँ पे ना एक हवा बह रहा है, ठीक है, सर्कुलर, सर्कमपोलर, क्योंकि ये पोल्स है। तो हमने क्या देखा था कि अंटार्कटिका रीजन में ये तो आर्कटिक हो गया, यहाँ पे सर्कमपोलर जो विंड्स बह रही हैं जो ठंडी होती हैं, आई मीन कोल्ड होती हैं, पोल्स पे ऑलरेडी ठंडा होता है, तो ये और कंट्रीब्यूट करती हैं। आई मीन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ O3 into O2 plus O is accelerated by these circumpolar winds, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, 1, 2 and 3 is आंसर। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज अ मेजर फेनोमेनन इन स्ट्रेटोस्फीयर, अभी मैंने आपको बताया ही था। देखिए क्या होता है, 5 लेयर्स होते हैं। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। यहां पे टेम्परेचर मैक्स होगा, यहाँ पे कोल्डेस्ट होता है, जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, बट यहाँ पे एक एनोमली आती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक्सोस्फीयर में और भी ज्यादा है। यहीं पे एक आयनोस्फीयर होता है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर में हम लोग रहते हैं, हम लोग सांस लेते हैं अप टू 18 किलोमीटर, उससे ऊपर जाइएगा तो स्ट्रेटोस्फीयर आ जाता है। इसी में मिलता है हमें ओजोन, ऑलमोस्ट यहीं पे उड़ते हैं सारे हवाई जहाज, ठीक है। तो ये एक हमें मिल गया, ये हमें लेयर याद कर लिया हम लोगों ने। बस एक मिनट। सीपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हो, परिश्रम बैच है स्टडी फंडा का, स्टडी फंडा एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, जाकर के वहां से आप परचेज कर सकते हो। इस बैच में आपको पेपर 1, पेपर 2 के प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जहां से आप अपने पेस के हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। साथ में पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे हम लोग आपको डेली टारगेट्स दे रहे हैं कि आप इस दिन ये चीज करिए, इस दिन ये चीज करिए, जो कि परिश्रम बैच के हिसाब से ही चीजें चल रही है। तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। बाकी डेली जो अपने टारगेट्स आपको मिल रहे हैं उनको कंप्लीट करिए। इस बार आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, मेहनत करते रहिए, समय बहुत कम है, मेहनत करेंगे, सिलेक्शन पक्का। चलो अब पीवाईक्यूज अपने देखते रहो। अब देखिए एक्ट्स और रेगुलेशंस इंडिया में जो लगाए गए हैं डिफरेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स में, वो हम पढ़ लेते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस आए उनको समझ लेते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चंस हैं। अब देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स एंड टू इंश्योर इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। इसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया। अब ये क्यों आया? क्योंकि यूएन एक एनवायरमेंट की कन्वेंशन हुई थी, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन 1972 में, ठीक है, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन। ठीक है, इंदिरा गांधी के काल में 1971 में 1972 के इंटरमिटेंट टाइम पे हुई थी। उसी समय एक एक्ट लाई जाती है 1972 की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की बात की जाती है। की पॉइंट्स क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज को बताता है, जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर होती है इसके अंतर्गत। हंटिंग को रोकता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज के रेगुलेट करता है, ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स थ्रू शेड्यूल्स, क्योंकि शेड्यूल 1, 2, 3, 4 अभी बनाई गई है। एक अमेंडमेंट भी आई थी 2024 में, 2023 के एंड में। अगर आप उसे ठीक से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि थोड़े से ट्वीक की गई डिफरेंट शेड्यूल्स को, ठीक है। पहले 5 शेड्यूल्स हुआ करते थे, 6 शेड्यूल सॉरी, अब 4 शेड्यूल्स कर दिए गए हैं, जिसमें साइट्स के भी इंफॉर्मेशन को ऐड किया गया है, उनके कंसिडरेशंस को भी लाया गया है, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 रीसेंट, सबसे ज़्यादा रीसेंट अगर कोई फॉरेस्ट एक्ट है जो हमारे कंट्री के फॉरेस्ट को गवर्न करता है तो दिस FCA 1980 इज देयर, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। देखेंगे कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करता है यूज ऑफ फॉरेस्ट
एंड नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए लैंड को यूज करना रोकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मैंडेटरी है फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। कभी भी आप जैसे गाची बावली जो हो गया ना अभी, वो विदाउट कॉम्प्लायंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। आई मीन स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा उस पर एक्सेसेस कर दिए और बहुत सारी चीज़ों उसको वहाँ पे इशू हो गई। अब आगे देखते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एक बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला एक्ट मान सकते हैं हम आप अपने कंट्री का, जिसमें हमने देखा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सर्व एज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन फॉर प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का जो प्रोटेक्शन है ना, अब देखिए वो तो वाइल्ड लाइफ के लिए था WPA 1972, लेकिन एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन कैसे होगा? एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए ले आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें क्या है, इनेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए, एम्पावर इट टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल एमिशंस, जो भी कार्बन एमिशन या स्मोक एमिशन जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने की बात करता है। फिर अब एक और एक्ट आती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। कंट्री में जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, वेस्टर्न घाट्स हो गए, हिमालयन रेंजेस हो गए, या फिर जो भी डिफरेंट नेशनल पार्क्स में जो डाइवर्सिटी बाकी है, उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको फैसिलिटेट करने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आती है 2002 की, ठीक है। To conserve biodiversity, ensure sustainable use and enable fair benefit sharing from biological resources. की पॉइंट्स क्या है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई जाती है। अथॉरिटी क्या करती है, पूरे इंडिया के जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स बताती है, और जेनेटिक रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस किया जाता है या उसकी कैसे चीज़ों को शेयर की जाती है, रिसोर्स शेयरिंग होती है, उसके बारे में बात करती है। नेक्स्ट देखेंगे हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। अब अंग्रेजों के टाइम पे भी, इस टाइम पे तो अंग्रेज थे ना, तो उन्होंने कंसोलिडेट किया लॉज को रिलेटेड टू फॉरेस्ट, और उन्हें बताया, डिस्टिंक्शन बताया, फॉरेस्ट लैंड को डिफाइन किया, डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा, क्लासिफाई किया फॉरेस्ट को, रिजर्व्ड लैंड, प्रोटेक्टेड लैंड एंड विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट जहाँ पे लोग बहुत सारे जलावन की लकड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ों को गैदर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, उनको विलेज फॉरेस्ट कहा गया, जो विलेजेस के अंदर फॉरेस्ट पड़े हुए हैं। कुछ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किए गए जो अभी अभी किसी लेजिस्लेशन के अंतर्गत प्रोटेक्ट किए गए हों, और रिजर्व फॉरेस्ट वो जो बहुत ही कोर एरियाज हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छुआ गया, दैट इज देयर, ठीक है। गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब देखिए क्या है कि जितने भी ट्राइबल्स हैं ना हमारे यहाँ, जितने भी ट्राइबल्स हैं उन सबको भी, बिकॉज वो वहाँ पे रहते हैं हमेशा, जब वो वहाँ पे हमेशा रहते हैं तो उनकी एक इंटरडिपेंडेंसी है विद फॉरेस्ट, वो बातचीत करते हैं, आई मीन बातचीत तो मैं अलग ही बोल रहा हूँ, बट वो डिफरेंट रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज़ करते हैं। जैसे उनकी जलावन की लकड़ी हो गई, उनका फ्रूट हो गया, उनका डिफरेंट औषधियाँ हो गई, या आयुर्वेदिक तरीके जो यूज़ करते हैं, बेसिक तरीका होता है, इंडिजिनस तरीका होता है उनका, तो वो सारी चीज़ों पे वो डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर उनकी राइट्स हटा ली गई अगर फॉरेस्ट बचाने के चक्कर में, तो प्रोबेबली वो ट्राइब्स खत्म हो जाएंगी, वो कहाँ रहेंगे। सो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 आता है, जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट भी कहते हैं। इसमें जो फॉरेस्ट राइट्स हैं वो ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ को दिए गए हैं कि आप वहाँ पे यूज़ कीजिए, लैंड का यूज़ कर सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, आप को एग्जिस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, और अपने लाइवलीहुड यानी अपने जीवन यापन को वहाँ पे कर सकते हैं। अब एक और एक्ट है, अब ये सारे एक्ट तो इनेबलिंग फीचर्स हैं, बट अगर किसी ने गलती करी तो उसे पनिश कैसे करेंगे, उसके लिए आती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इट्स काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इकोलॉजिकल क्राइम्स कह सकते हैं इंडिया में, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 आती है, इसमें NGT बनाई गई है। NGT में क्या है कि इट इज नॉट बाउंड बाई प्रोसेसेस ऑफ सिविल कोड, सिविल कोड की इसकी पावर से ये बाउंड नहीं है, यानी सिविल कोड का 1908 वाला जो एक्ट है, 1908 वाले एक्ट से ये बाउंड नहीं है। इस कारण से ये जो फंक्शन करता है, इट फंक्शन ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी ज़रूरी नहीं है कि इसकी क्राइम केवल इसी में हो, अगर आप नेचुरल जस्टिस के तौर पे भी अगर आप किसी का दोहन कर रहे हैं तो दैट वुड बी इनेबल्ड और दैट वुड बी पनिश्ड अंडर NGT एक्ट 2010। 6 मंथ का एक पीरियड होता है इसमें, जिसमें अगर आपने कोई केस रजिस्टर किया है तो 6 महीने के अंतर्गत आपको NGT को
उस पर सुनवाई करनी है और उसका प्रोसेस आपको एक्सप्लिसिटली बताना है और पनिश करना है। आगे देखिए, थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। इसमें एनजीटी बन गई, केसेस कैसे कैसे केसेस आ सकते हैं, ईपीए के केसेस आएंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के केसेस आएंगे, एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट का आ जाएगा, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट का आ जाएगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का आएगा। लेकिन आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का नहीं है इसमें। ऑल एनवायरमेंटल सिविल केसेस आर एंटरटेन्ड, नो क्रिमिनल केसेस, कोई क्रिमिनल केसेस नहीं इसमें एंटरटेन होते, केवल एनवायरमेंटल केसेस होते हैं। ये नहीं है बाउंड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, बट ये नेचुरल जस्टिस के तौर पे काम करता है। 5 जोनल बेंचेस हैं इसके। नई दिल्ली वाला प्रिंसिपल है, सबसे बड़ा है, भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। ठीक है, यानी भोपाल और पुणे अगर अलग से हम याद करें तो कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली 3 मेट्रोपॉलिटन हो गए, और बॉम्बे की जगह भोपाल और पुणे याद कर सकते हैं हम। ठीक है, आगे देखिए, कैंपा फंड। कैंपा फंड क्या है कि अगर आपको पनिशमेंट मिली तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। पैसे कहाँ जाएंगे? पैसे एक फंड में जाएंगे, और वो फंड यूज होगा डिफरेंट एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए लोगों के। ठीक है, उस फंड को कहते हैं हम कैंपा। ठीक है, फुल फॉर्म कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि इसको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा है, वो मैनेज करता है फंड कलेक्टेड फ्रॉम डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड को अगर डाइवर्ट कीजिएगा आप तो आप उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है इन कैंपा। नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए अगर जा रहा है तो, या फिर जो पेनाल्टी आती है उससे, उसके कारण उसको यूज करके डिफरेंट जगह हम फॉरेस्ट लगाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत ये बना है, और प्रोजेक्ट डेवलपर्स जो हैं उनको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, और इसमें जो वो फॉरेस्ट काटेंगे वो कंपनसेशन देंगे कैंपा में, और ये कैंपा यूज करके हम दोबारा से कहीं और फॉरेस्ट लगा देंगे। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट इनेक्ट की गई थी 2016 में, और कैंपा को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। मनी कलेक्टेड फ्रॉम एजेंसी इज डिपॉजिटेड इनटू कैंपा फंड। फंड किस लिए यूज होगा? नए फॉरेस्ट बनाने में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में यूज हो सकता है, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन में यूज हो सकता है, या फिर बायोडाइवर्सिटी इंप्रूवमेंट में यूज होगा, या उसको डिफरेंट ऐसी चीजों में यूज किया जाएगा जो आपके एनवायरनमेंट को बेटर बना सके, क्योंकि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में प्रोपाउंड की गई थी। फंड्स आर मैनेज एट सेंट्रल कैंपा एंड स्टेट कैंपा लेवल्स। सेंट्रल और स्टेट कैंपा लेवल्स भी पे फंड्स को तोड़ा गया है, और डिफरेंट स्टेट अपने लिए कैंपा बना रखे हैं, और सेंटर एज अ होल पूरे कंट्री के लिए कैंपा बना रखा है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज आर करेक्ट? इट इज स्पेशलाइज्ड बॉडी इक्विप्ड विद द नेसेसरी एक्सपर्टीज टू हैंडल environmental disputes involving multidisciplinary issues. This is correct. Tribunal shall be bound, not it is not bound by CPC 1908. ठीक है, ये नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। So only statement 1 is true. Which one of the following forest act divides forest of India into reserve, protected and village forest? मैंने बताया था ना कि 1980, 1927 और 1878 ये 3 एक्ट हैं। मतलब 1878 मैंने आपको नहीं पढ़ाया, पर ये जो 2 रिसेंट है, 1878 में भी रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट की बात की गई थी, जिसे कैरी फॉरवर्ड किया गया 1927 में नए इफेक्ट के साथ। तो 1878 से ये चली आ रही है ये बात। ठीक है, लेटर ऑन ये 1927 तक जाएगी, फिर 1980 तक आएगी। ठीक है, तो ये डिवीजन 1878 के फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू हुआ था। ठीक है, अब इस तरीके से हमने सारे के सारे जो PYQs आए थे एनवायरनमेंट के स्पेसिफिक टॉपिक्स के अंतर्गत हमने डिवाइड करके देख लिया, और हमने बेसिक्स भी पढ़ लिया है। और अगर आपको लगता है कि आपकी जो रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई, खासकर क्वेश्चन सॉल्व करने के नज़रिए से, क्योंकि हमने तो बेसिक काफ़ी कवर कर लिया ना, तो क्वेश्चंस आपने नहीं प्रिपेयर किए बहुत ज़्यादा अच्छे से, तो आप UPSC ऑल-इन-वन पे जाइए और उसे परचेज कीजिए, और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और जो कंसेप्ट जो हमने पढ़ाए हैं आपको, उस कंसेप्ट को और थोड़ा ऐड कर सकते हैं, आप ऐड ऑन कर सकते हैं, और जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है उसको नोट डाउन कीजिए डिफरेंट हेड्स के अंतर्गत, और उसे आप रिवाइज कीजिए अपनी तैयारी को एक कंप्लीट कवरेज के साथ। आप एग्जाम में बैठिए और अच्छे कलर्स के साथ पास होइए। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, जिसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे। एक ऐसा ही लंबा लेक्चर होगा जिसमें
उस टॉपिक के सारे सब टॉपिक्स के बेसिस पे हम PYQs को कवर करेंगे और आपको इनसाइट्स भी देंगे, जैसे कि डिफेंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, सारे टॉपिक्स पे हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।